तक मिल सकती है, सक्सेस रेट भी काफी बढ़ जाती है। मैं ऊपर देखा तो नजर सीधे टीम के सबसे पीछे खड़े तांग सान पर गई। अभी 5 सोल अवेकनिंग सेरेमनी चल रही थी। पूरे शेंगुन विलेज में इस भाग्यशाली इंसान से ज्यादा वैल्यू वाला और कौन हो सकता है। मैंने बिना सोचे मन में ऑर्डर दे दी। अगले ही पल सिस्टम नोटिफिकेशन एक के बाद एक आने लगी। जजमेंट सक्सेस, एक्सट्रैक्शन ट्रिगर्ड, लकी क्रिटिकल ट्रिगर्ड, जैंटियन माना पावर लेवल 10 मिली कंफर्म करें। मैं तो हंसते हंसते रह गया। तुरंत कंफर्म कर दिया। एक झटके में जबरदस्त पावर मेरे बदन में भर गई। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि पहली ही बार में टांग सान का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ले लिया। अगर शांति या माना पावर भी ट्रांसफर हो सकती है तो 5 सोल्स। मैंने अपनी एक्साइटमेंट को दबाकर टैंग सान पर आगे इस्तेमाल नहीं की, बल्कि बचा हुआ चांस शेंगुन विलेज में छिपे किसी टाइटल डोलो के लिए बचाकर रखा। तभी शाओ युनताओ ने मेरा नाम पुकारा। मैं अपने विचारों से बाहर आकर अवेकनिंग फॉर्मेशन में गया। मैना पावर के बहाव के साथ हथेली पर एक हल्की नीली छोटी घास प्रकट हुई। जैसा सोचा था, मेरी 5 सोल अवेकनिंग सबसे साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास ही निकली। शाओ युनताओ ने एक नज़र देखकर बोल दिया, ये कॉमन 5 सोल है। और जैसे ही वो मुझे जाने देने वाला था, उसे लगा कि मेरी अवेकनिंग के वक्त हलचल बाकी बच्चों से ज्यादा थी। तो अनजाने में उसने माँ पावर क्रिस्टल ला दिया। मेरी हथेली उससे छूते ही पूरा क्रिस्टल तेज नीली रोशनी से चमक उठा। शाओ यून ताओ। आसपास के सारे बच्चे जलन भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मशल सोल आम भी हो, अगर माना पार है तो सोल मास्टर बनने का मौका मिलता है। ऊपर से मैं लेवल 10 से शुरू कर रहा हूँ। बस एक रिंग और चाहिए प्रो लेवल के लिए। सिर्फ टांग सान उस क्रिस्टल को घूता रह गया। दिल में अजीब सा खालीपन महसूस कर रहा था, जैसे उसका कोई हक अचानक गायब हो गया हो। पर उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वो लेवल 10 माना पावर अब मेरे शरीर में है। जल्द ही टांग सान की बारी आई। उसके दाहिने हाथ में भी वैसी ही नीली घास आई। पूरी प्रोसेस बेहद नॉर्मल रही। शायद इंताओ उसे यूं ही जाने देने वाला था, पर टांग सान ने जिद करके टेस्ट की मांग की। कहा उसके पास जरूर शांतियान माना पावर है। पर जब उसका हाथ क्रिस्टल पर पड़ा, वहां भयानक सन्नाटा छा गया। चमकदार रोशनी तो दूर, हल्की सी भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। टांग सान वहीं जड़ हो गया। सामने वाला नतीजा मानने को तैयार ही नहीं था। उसने सालों तक शुअंटियान गॉन्ग की साधना की थी। कब का बॉटलनेक में फंस चुका था। सोचा था वही इंटरनल पावर इस दुनिया की मना पावर है। अब क्रिस्टल में जरा भी हलचल नहीं, मतलब साफ था उसकी इतने सालों की मेहनत तकरीबन बेकार हो गई। टैंग सान मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर से शुअंतियान गॉन्ग चलाकर जबरदस्ती टेस्ट किया। इस बार क्रिस्टल में हल्की सी रोशनी तो आई। श्यो युनतो ने ध्यान से देखकर आखिरकार एक ऐसा जवाब दिया जिसने उसे पूरी तरह खामोश कर दिया। शांतियान हाफ माना पावर लेवल। टाइमिंग सही रहा तो हाफ लेवल। टैंग सैन का चेहरा एक झटके में बेहद बुरा दिखने लगा। उसने शाओ युनताओ को धकेला, मुड़कर अवेकनिंग हॉल से बाहर भाग गया। मैं शाओ युनताओ ने दोबारा जांचा, कंफर्म हो गया कि पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही शांतियान फुल माना पावर है। बूढ़े जैक ने उत्सुकता से पूछा कि क्या मैं सोल मास्टर एकेडमी जाना चाहूंगा। मैंने बिना सोचे समझे सिर हिलाकर हामी भरी। शेंगुन विलेज में रहकर मुझे रोज सिर्फ टांग सान और टांग हाओ जैसे हाई वैल्यू टारगेट मिलते हैं। अगर खाली हाथ चोरी को पूरी तरह इस्तेमाल करना है तो मुझे बड़ी दुनिया में जाकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स और मौकों तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ टांग सान घर लौटा तो दिल में गुस्सा भरा था। उसे समझ नहीं आया कि मैं जैसा एक साधारण बच्चा कैसे शैंटियान फुल माना पावर पा सकता है, जबकि उसने सालों की साधना के बाद भी सिर्फ आधा लेवल टेस्ट किया। टांग हाओ कमरे से बाहर निकला और पूछा टैंग सैन ने कौन सा 5 सोल जगाया। फिर उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। हथेली पर एक पूरी तरह काला छोटा हथौड़ा चुपचाप प्रकट हुआ। वो हथौड़ा देखते ही टैंग हाओ का रवैया एक झटके में बदल गया। उसने टैंग सान को गले लगा लिया। असल में टैंग सान कोई साधारण सोल मास्टर नहीं था, बल्कि बेहद दुर्लभ ट्विन 5 सोल्स था। बस अफसोस अभी सिर्फ आधा लेवल शांतियान माना पावर ही बचा था। जब टैंग सान एक्सप्लेन करने ही वाला था, मैं और बूढ़े जैक दरवाजे के बाहर पहुंच चुके थे। टैंग हाओ ने जल्दी से उसे दूसरा 5 सोल छिपाने को कहा, पर वो काली हथौड़े की झलक फिर भी मैंने साफ देख ली। मुझे देखते ही टैंग सैन की नजरों में साफ दुश्मनी की चमक आ गई। उसने अपनी माना पावर कम होने की वजह मुझे मान लिया कि मैंने पहले ब्लू सिल्वर ग्रास जगा ली, इसलिए असल में क्या हुआ था वो मैंने सीधे खाली हाथ चोरी एक्टिवेट की। देखना चाहता था कि इतने बड़े कल्टीवेशन गैप में टाइटल डोलो से आखिर क्या मिल सकता है। जजमेंट सक्सेस, लकी क्रिटिकल ट्रिगर्ड, टारगेट का 1% स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट कॉपी हुआ। ये नोटिफिकेशन आते ही मुझे लगा जैसे मेरी पूरी हड्डियां हल्की गर्म हो गई। एक भयानक पावर तेजी से पूरे शरीर में समा गई। भले सिर्फ 1% हो, पर तांग हाओ तो स्ट्रेंथ टाइप टाइटल डो है। मार्शल सोल भी हाओ तियान हैमर है। इतना छोटा सा हिस्सा भी अभी के मेरे लिए काफी बड़ा फायदा साबित हुआ। मैंने नए यूजर बोनस का फायदा उठाकर फिर स्किल एक्टिवेट की, पर इस बार कोई क्रिटिकल नहीं मिला। बस एक साधारण खेती का औजार कॉपी हुआ। तीनों चांसेस खत्म हो गए, पर आज की कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। बूढ़ा जैक एकेडमी कोटा के बारे में बात करने ही वाला था कि टैंग हाओ ने ठंडे स्वर में मांग की इकलौता कोटा टैंग सैन को दिया जाए। बूढ़ा जैक गुस्से से लाल पड़ गया। पूछा कि पहले तो कभी बेटे की इतनी परवाह नहीं दिखी थी। जब बूढ़े जैक ने तुरंत हामी नहीं भरी, टांग हाओ ने अपनी ऑरा रिलीज करके दबाव डाला। बूढ़ा जैक लड़खड़ाया। मैंने झट से उसे संभाला। उस पर टैंग हाओ के तथाकथित पिता के प्यार को लेकर मेरी समझ भी बदल गई। बूढ़ा जैक संभलकर सीधे टैंग हाओ से बोला,
वो तो असल में दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए ही शिनमुन विलेज आया था, कोटा सिर्फ एक है। वो खुद अगले गांव जाकर दूसरा एकेडमी एडमिशन स्लॉट मांग लेगा, कहकर बूढ़ा जैक मुझे खींचकर मुड़ टैंग हाउ खुद के लिए विलेज हेड पर दबाव बनाने को तैयार था। यही थी उसकी देर से आई पिता की फादरली लव। अगले 3 महीने में रोज बारी बारी टैंग सान और टैंग हाउ पर खाली हाथ चोरी इस्तेमाल करता रहा। ज्यादातर वक्त सिर्फ कॉपर कॉइन्स, खाना और लोहे के औजार मिलते, और कभी कभार जो रिवॉर्ड मिलता वो मेरी स्ट्रेंथ एक झटके में बढ़ा देता। एक बार मैंने टैंग हाउस से एक मिस्टीरियस मैप कॉपी किया। उस पर कोई टेक्स्ट नहीं था, बस पहाड़ों की रूपरेखा और छिपे हुए मार्कर्स थे। जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि वहां शायद ब्लू सिल्वर एम्पर रहता होगा। और नोर्डिंग एकेडमी जाने से एक दिन पहले मुझे आखिरकार फिर से लकी क्रिटिकल मिला। टैंग सान से पूरी पर्पल एक्सट्रीम डेवल प्यूपल कल्टीवेशन मेथड कॉपी कर ली, इल्यूजन तोड़ने और मेंटल पावर बढ़ाने की टेक्निक सहित। अभी के मेरे लिए पर्पल एक्सट्रीम डेवल प्यूपल श्वांतियान गोंग से भी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। इससे न सिर्फ स्ट्रेंथ और मेंटल पावर बढ़ेगी, आगे मैकेनिज्म्स ढूंढने और सोल बीस्ट की कमजोरियां पहचानने में भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड बनेगी। अगले दिन मैंने अपना सिंपल सामान समेटा और बूढ़े जैक के घर आ गया। माता पिता के गुजरने के बाद मैं गांव वालों के काम करके अपना गुजारा करता था। कोई रिश्तेदार नहीं जो मेरा इंतजार करे। एक पोटली में ही मेरा सारा सामान समा जाता था। टैंग सान के आने के बाद बूढ़ा जैक हमें लेकर नोर्डिंग सिटी की तरफ चल पड़ा। दोपहर होते होते हम नोर्डिंग जूनियर सोल मास्टर एकेडमी के दरवाजे पर पहुंच गए, पर अंदर जाने से पहले ही एक पीले बालों वाले गेटकीपर ने हमें रोक दिया। उसने 5 सोल की तरफ देखा तक नहीं, सीधे हमें गांव वाले कहकर ताना मारा। ऊपर से 10 कॉपर कॉइन्स एंट्री फी के तौर पर मांगे। बूढ़ा जैक गुस्से से कांप रहा था, फिर भी एकेडमी वालों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। गेटकीपर ने बूढ़े जैक को पैसे न देते देख और घमंड दिखाया, यहाँ तक कि धमकी भी दी। टैंग सान भी हाथ उठा चुका था, शायद हिडन वेपन इस्तेमाल करने वाला था, पर मुझे पहले हाथ उठाते देख उसने चुपचाप हाथ नीचे कर लिया। मैंने गेटकीपर को घूरते हुए बस एक सवाल पूछा, तेरे पास माना पावर है क्या? वो बहुत देर तक हाथ पांव मारता रहा। आखिर में शर्मिंदा होकर मानना पड़ा कि उसके पास माना पावर नहीं है। वह तुरंत हंस पड़ा। एक साधारण गेटकीपर इतनी हिम्मत रखता है कि भविष्य के सोल मास्टर को परेशान करे। मैंने उसे बताया कि मैं खुद शांतियान फुल माना पावर वाला हूँ, बस एक रिंग चाहिए प्रो सोल मास्टर बनने के लिए। अगर आज की बात मैंने गलती से प्रिंसिपल को बता दी तो शायद उसकी ये पोस्ट तुरंत खतरे में पड़ जाए। अभी अभी घमंडी दिखने वाला गेटकीपर तुरंत टांगे कांपने लगी, झुककर माफी मांगने लगा। मैंने जानबूझकर पूछा, क्या अभी वो 10 कॉपर कॉइन्स चाहिए? वो घबराकर जोर जोर से ना कहने लगा। कुछ सेकंड पहले वाला एटीट्यूड पूरी तरह गायब हो गया। मैं उसे देखते हुए बोला, मुझे तो तेरा वो घमंडी वाला रूप ही पसंद था, वापस दिखा दे क्या? गेटकीपर का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। बूढ़ा जैक बगल में खड़ा हैरान था। सोचा भी नहीं था बात इतनी पलट जाएगी। तभी छोटे बाल कटे, साधारण कपड़े पहने एक मिडिल एज्ड आदमी आया। गेटकीपर जैसे कोई भगवान मिल गया हो, उसके पीछे छुप गया। मैंने एक नज़र में पहचान लिया कि ये तो वही तथाकथित थेरी मास्टर यू शाओगैंग है। यू शाओगांग ने हमारा सर्टिफिकेट लिया। ब्लू सिल्वर ग्रास शियातियान फुल माना पावर शब्द देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने टैंग सान को पूरी तरह नजरअंदाज कर सारा ध्यान मुझ पर लगा दिया। बूढ़े जैक से विदा लेकर मैं टैंग सान चुपचाप पीछे पीछे चला। चेहरा और भी बड़ा होता गया। दोनों साथ में एडमिशन लेने आए थे, पर यू शाओगांग जैसे उसे बिल्कुल देख ही नहीं रहा था। थोड़ी दूर चलकर यू शाओगांग रुक गया। पक्का यकीन कर लिया कि मेरे पास दूसरा 5 सोल भी है, क्योंकि उसकी थ्योरी में नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास वयांतियन फुल माना पावर को सपोर्ट नहीं कर सकता। एकमात्र एक्सप्लेनेशन ट्विन 5 सोल ही हो सकता था। मैंने ऊपर से जैसे ना समझने का नाटक किया, अंदर ही अंदर सीधे उस पर खाली हाथ चोरी एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल मेरा दिल तेज धड़कने लगा। नोटिफिकेशन आई, एक्सट्रैक्शन ट्रिगर्ड और लकी क्रिटिकल ट्रिगर्ड। गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन मिला। मैंने तुरंत कंफर्म किया। एक गर्म एनर्जी चुपचाप ब्लू सिल्वर ग्रास में समा गई। पहले नरम सी घास की पत्तियों की गहराई में धीरे धीरे बारीक सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं, जैसे उसमें कोई ड्रैगन स्पिरिट पल रहा हो। यू श्याओगांग को पता ही नहीं चला उसने क्या खोया। वो अभी भी ट्विन 5 सोल की एक्सप्लेनेशन देता रहा। फिर उसने ऊंचे मास्टर वाली अदा में मुझे अपना शिष्य बनने के लिए कहा। बोला, सिर्फ वही मेरे टैलेंट को पूरी तरह डेवलप कर सकता है। मैंने बस 2 शब्द कहे, नहीं बनूंगा। यू श्याओगांग एक झटके में हैरान रह गया। उसे लगा था एक गांव का बच्चा मास्टर के शिष्य बनाने के प्रस्ताव पर जरूर आभार से भर उठेगा, पर मैंने तो सोचा तक नहीं। उसने फिर जोर देकर कहा, उसकी थियरी अजय है, आज छूट गया तो मुझे जरूर पछतावा होगा। मैं तो यू शाओगैंग तुरंत हैरान रह गया, बस अपनी थियरी की कभी गलत ना होने की जिद पकड़ लिया। मैंने फिर पूछा, उसका मार्शल सोल क्या है, अभी माना पावर किस लेवल की है? उसका चेहरा एक झटके में बेहद बुरा हो गया, एक शब्द भी जवाब नहीं दे पाया। मैंने मुस्कुराकर बताया, सच में काम आने वाली थियरी कम से कम पहले खुद की समस्या तो सॉल्व करे। जो खुद ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता वो दूसरों पर अपनी थियरी प्रूव करने चला है। ऐसे टीचर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू शाओगांग गुस्से से कांप उठा, फिर भी जिद पर अड़ा रहा कि मुझे पछताना पड़ेगा। मैं तो मुड़कर चल दिया, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा मैं पहले ही ले चुका था। गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन मिलने के बाद मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास अब कभी नॉर्मल रास्ता नहीं चलेगी। मेरे जाने के बाद टैंग सैन खुद यू शाओगांग के पास पहुंचा, सीधे अपना हाओ तियान हैमर दिखाया, कहा कि वो भी असल में। टैंग सैन घुटनों के बल झुककर प्रणाम करने लगा। यही थी गुरु शिष्य वाली रस्म। उसे लगा उसे आखिर कोई मिल गया जो उसे सच में समझता है, जबकि मैंने बस मौका गंवा दिया।
पर उसे नहीं पता था कि यू शाओगांग का सबसे कीमती गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन अब मेरा हो चुका है। एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मैं सबसे खराब हालत वाले स्टूडेंट डॉर्मेट्री 7th टॉम पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक तगड़ा लड़का आगे आया, अपना नाम वांग शेंग बताया। कहा वो यहाँ का डॉर्म नेता है, मार्शल सोल उसका जांग मस्क बेयर है। मेरा मार्शल सोल सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास सुनते ही वांग शिंग ने तुरंत 7th डॉर्म का नियम बताया। नए स्टूडेंट को डॉर्म नेता से फाइट करना जरूरी है, जीतने वाला यहाँ का बॉस होगा। मैंने सुनते ही बस एक बात पूछी, पक्का? वांग शिंग मुक्का लेकर आगे बढ़ा। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना बचे, बस बायां हाथ उठाकर उसे स्टेबल पकड़ लिया। उसने 80% ताकत लगाई, पर उसका मुक्का जैसे लोहे में फंस गया। चाहे कितना भी जोर लगाए, हिल नहीं पाया। मैंने कलाई हल्के से घुमाई, साथ ही उसके पैरों को रोकते हुए कंधे से हल्का धक्का दिया। वांग शेंग पूरी तरह बैलेंस खो बैठा, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पहले शोर शराबे से भरा डॉर में एक झटके में शांत हो गया। वो नहीं माना। गुस्से में अपना वॉर फॉक्स 5 सोल रिलीज कर दिया, पर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ने के बावजूद भी वो मेरा हाथ अपने कंधे से हटा नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद वांग शेंग आखिरकार हार मान गया, मुझे बॉस कहकर पुकारने लगा। मैंने हाथ छोड़ा, अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज की, पर उन नीली पत्तियों के बीच ड्रैगन स्केल जैसी सुनहरी रेखाएं हल्के हल्के चमक रही थी। सब हैरान रहे, किसी ने भी इतनी शक्तिशाली ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं देखी थी। वांग शेंग ने तुरंत घोषित कर दिया, आज से मैं ही 7 डॉम का नया नेता हूँ। बाकी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स भी घेरा बनाकर आ गए। उम्मीद रखी कि आगे जब भी उन्हें नोबल क्लास के स्टूडेंट्स परेशान करें, मैं उनकी तरफ से खड़ा रहूंगा। मैं अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि दरवाजे पर अचानक एक साफ आवाज सुनाई दी। एक लंबी चोटी वाली लड़की वहां खड़ी थी। अपना परिचय दिया, नाम है शाओ। उसे देखते ही मैंने उसकी असली पहचान समझ ली। 1 लाख ईयर सॉफ्ट बोन रैबिट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप। दूसरों के लिए वो बस एक न्यू स्टूडेंट है, मेरे लिए तो वो अपने साथ एक बड़ा भाग्य लिए घूमती हाई वैल्यू टारगेट है। मना पावर, एबिलिटी, यहाँ तक कि सोल बोन तक मुझे उससे मिल सकते हैं। वांगशेंग ने शाओ वू को 7 डॉम के नियम समझाए। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। तुरंत स्कूल यूनिफॉर्म बिस्तर पर फेंक कर बिना किसी वार्निंग के हवा में उछल पड़ी, सीधे मेरी ठुड्डी की तरफ किक मारी। मैंने बगल में, शाओ वू का शरीर बेहद फ्लेक्सिबल था। हवा में ही घूमकर उसने अपने दोनों पैर मेरी बांह और गर्दन की तरफ लपेट दिए। हरकत तेज और अचानक थी, पर उसने टांग हाउ की 1% स्ट्रेंथ से मिली मेरी बढ़ोतरी को कम आंक लिया। मैंने साथ में उसके दोनों पैर पकड़ लिए, सीधे उसकी सॉफ्टनेस वाली रफ्तार तोड़ दी। फिर थोड़ा जोर लगाकर उसे पूरी तरह डॉम के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। शाओ जमीन से उठी, बोली, मैंने अचानक हमला किया, फिर से मुकाबला मांगा, पर अभी अभी तो साफ था कि उसने पहले अटैक किया था। अब उल्टा मुझ पर आरोप मढ़ रही थी। आसपास सब एक पल के लिए चुप हो गए। वो और भी नाराज हो गई, अचानक फिर से आई। इस बार किक और भी तेज थी, सीधे मेरे सिर की तरफ। मैं ठंडी नजरों से पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा, बगल में हटकर बचने के साथ ही ब्लू सिल्वर ग्रास मेरी हथेली से तेजी से निकलकर उसके पिंडली से लिपटने लगी। शाओ ने पूरी ताकत लगाकर छुड़ाने की कोशिश की, पर पाया कि ये पत्तियां रस्सी से भी ज्यादा मजबूत हैं, बिल्कुल नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी ही। गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन के साथ मिलने के बाद मेरा 5 सोल क्वालिटी वाइज बदल चुका था। ब्लू सिल्वर ग्रास में सिर्फ जबरदस्त स्ट्रेंथ नहीं, शाओ वू को पूरी तरह जकड़ने की पावर भी थी। जल्द ही उसके चारों हाथ पैर मजबूती से बन गए। शाओ वू अभी भी बहस करना चाहती थी, पर मैंने याद दिलाया कि दोनों बार पहले उसी ने हमला किया था। अगर 7 डॉम का नियम मानना है तो हार भी माननी होगी। वो चेहरे पर गुस्सा लिए भी, फिर भी छूट नहीं पाई। मैंने ब्लू सिल्वर ग्रास वापस समेट ली। शाओ वू जमीन पर गिरी, गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली कि ये बात यह खत्म नहीं होगी। वांग शिंग ने चुपके से थम्स अप दिखाया। साफ था उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी फ्लेक्सिबल शाओ को भी मैं इतनी आसानी से कंट्रोल कर लूंगा। थोड़ी देर बाद टैंग सैन भी डॉम में आया। मुझे ऑलरेडी डॉम का सबसे स्ट्रांग बना देखकर उसकी आंखों में साफ नाराजगी झलक उठी। उसकी नजर में मैं तो बस एक साधारण मार्शल सोल लेकर जैंतियान फुल माना पावर पाया, वो भी सिर्फ किस्मत से। जबकि वो खुद ना सिर्फ ट्विन मार्शल सोल है, बल्कि यू शाओगांग को गुरु भी मान चुका है। आगे चलकर मुझसे कहीं आगे निकल जाएगा। उसे तो ये तक लगा कि मैंने तथाकथित मास्टर की गुरु बनने की पेशकश ठुकराकर मौका ही नहीं पहचाना। मैंने उसके ख्यालों की परवाह नहीं की। लंच के बाद मैं सीधे एकेडमिक ऑफिस गया। जल्द से जल्द, सावधानी ही सही रास्ता है। सो ऑफिसर मेरे अभी अभी एडमिशन लिया और रिंग चाहिए वाली बात सुनकर हल्का हैरान हुआ। जब उसे पता चला मेरे पास सैंतियन फुल माना पावर है, आखिरकार माना कि प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा। एक फोटो, एलईवीएल सोल जोम ने खुद मुझे हंटिंग सोल फॉरेस्ट ले जाने की जिम्मेदारी ली। अगले दिन मैं नोवर्डिंग प्रिंसिपल के साथ निकला। नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास सबसे ज्यादा लाइफ एट्रीब्यूट के लिए सूटेबल है, पर गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन मिलने के बाद मेरा 5 सोल ड्रैगन रेस की खूबियां भी रखता है। इसलिए मैंने अर्थ ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट को टारगेट बनाया। हंटिंग सोल फॉरेस्ट में ज्यादातर 10 या ईआर और 100 या ईआर सोल बीस्ट हैं। हाई ब्लड वाले बेहद दुर्लभ हैं। प्रिंसिपल ने चेताया कि ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट मिलना पूरी तरह किस्मत की बात है। अगर सच में ना मिले तो, जैसे किसी पावर ने खींचकर एक तरफ इशारा किया। प्रिंसिपल ने उसी दिशा में देखा। जल्द ही एक ऐसा सोल बीस्ट दिखा, लगभग 5 मीटर लंबा, पूरे शरीर पर हल्के हरे स्केल। ये था यान ये ड्रैगन। डिफेंस जबरदस्त, लाइफ फोर्स भारी, कल्टीवेशन कम से कम 500 साल से ऊपर।
प्रिंसिपल ने मुझे छोड़ देने की सलाह दी, क्योंकि लोरिंग का नॉर्मल अपर लिमिट सिर्फ 400 और साल का होता है। नॉर्मल सोल मास्टर 100 YAR क्रॉस सोल बीस्ट ही चुनते हैं। मैंने बिना जरा सोचे टारगेट लॉक किया, और ढूंढने की जरूरत नहीं, यही चुनूंगा। यान ये ड्रैगन में अर्थ ड्रैगन ब्लड और लाइफ एट्रीब्यूट दोनों है। मेरी अभी की ब्लू सिल्वर ग्रास से बिल्कुल मैच करता है। ऐसा मौका एक बार निकल गया तो अगली बार कब मिलेगा पता नहीं। चाहे कितना भी सोई हुई विशालकाय आकृति जाकर गहरी दहाड़ मारी, अपना भारी शरीर घसीटते हुए प्रिंसिपल की तरफ झपटी। मैंने जल्दबाजी में करीब जाने की बजाय पहले से तैयार लॉन्ग स्पीयर निकाला, पूरे शरीर की पावर लगाकर एक तेज वार किया। स्पीयर ने हवा चीरते हुए सटीक निशाना लगाकर यानी ये ड्रैगन के कमजोर गले वाले हिस्से में घुसा दिया। प्रिंसिपल ये देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। यानी ये ड्रैगन का स्केल बेहद कड़ा है, नॉर्मल वेपन उसे तोड़ ही नहीं सकता। जबकि मेरे पास अभी रिंग भी नहीं, फिर भी सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ से स्पीयर गहराई तक घुस गई। प्रिंसिपल के सामने से अटैक को दबाते हुए मैं लगातार मौके ढूंढकर यानी ये ड्रैगन को डिस्टर्ब करता रहा। उसकी स्टैमिना तेजी से गिरने लगी, डिफेंस एक्शंस भी धीमे पड़ने लगे। आखिरकार प्रिंसिपल ने उसे पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया, मुझे फाइनल ब्लो करने का मौका दिया। मैंने तुरंत ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज की, सुनहरी रेखाएं चमकते ही पत्तियां तुरंत यानी ड्रैगन से लिपट गईं। गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन वाली ऑरा ने उसकी हरकतें साफ धीमी कर दी। यहां तक कि स्ट्रगल की रफ्तार भी कई गुना कम हो गई। मैंने मौका पकड़कर स्पीयर को सटीक निशाना लगाकर पुराने घाव में गहराई से घोंट दिया। यानी ये ड्रैगन का विशाल शरीर आखिरकार बेजान हो गया। धीरे धीरे गहरे पीले रंग की सोल रिंग उभर आई। मैंने देर नहीं की, तुरंत बैठकर रिंग ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं करीब गया, प्रिंसिपल का चेहरा अचानक बदल गया। 11:37 कंटिन्यूड रिंग के रंग और एनर्जी स्ट्रेंथ से उसे आखिरकार समझ आया। ये 500 YAR यान ये ड्रैगन नहीं, बल्कि लगभग 600 YAR कल्टीवेशन वाला था। 600 YAR फर्स्ट रिंग, नॉर्मल लिमिट से कहीं ज्यादा, बहुत खतरनाक। प्रिंसिपल इतना टेंस हो गया कि हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर रिंग जैसे ही ब्लू सिल्वर ग्रास में समाई, मेरी सोची हुई भारी दबाव वाली फीलिंग तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह ले ली एक भारी एनर्जी ने। गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन ने मेरी बॉडी स्ट्रेंथ, वो एनर्जी शरीर के अंदर लगातार टकराती रही, पर मेरी लिमिट ब्रेक नहीं कर पाई, बल्कि शरीर को फिर से नया बना दिया। जब मेरी आंखें फिर से खुली, आसमान का रंग बदल चुका था। ब्लू सिल्वर ग्रास हथेली से निकली, एक गहरे पीले रंग की सोल रिंग पैरों के नीचे धीरे धीरे उठी। पत्तियों पर गोल्डन ड्रैगन पैटर्न और भी साफ हो गए। मुझे और ज्यादा खुशी इस बात की हुई, रिंग अब्जॉर्ब करने के बाद मेरा माना पावर लेवल 11 नहीं, सीधे लेवल 14 तक पहुंच गया। 600 YAR रिंग से मिली बढ़ोतरी ने एक झटके में मुझे नॉर्मल न्यू स्टूडेंट से बहुत आगे कर दिया। प्रिंसिपल ने मेरे सोल ट्रेस के बारे में नहीं पूछा, बस कंफर्म किया शरीर ठीक है, फिर हमें वापस नॉर्डिंग सिटी ले गया। पर एकेडमी के दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे यू शाओगांग वहां खड़ा दिखा। साफ था, वो काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसने पहले प्रिंसिपल को जाने दिया, फिर खुद ही पूछने लगा मैंने कौन सा रिंग ऑब्जॉर्व किया, यहाँ तक कि अंदाजा भी लगाया कि बस साधारण ही होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुड़कर चल दिया। पर वो फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। यू शाओगांग ने अपनी जुटाई हुई 600 से ज्यादा रिकॉर्ड्स निकाली। दावा किया कि ब्लू सिल्वर ग्रास वाले जिनके पास माना पावर होती है, वो बेहद कम है, और उनमें से किसी की भी लेवल 1 से ऊपर नहीं गई। उसने मान लिया कि अगर मैंने उसकी गाइडेंस नहीं मानी तो मेरी टैलेंट जरूर बर्बाद हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर बताया, मुझे पहले से पता है उसकी असली पहचान क्या है। 50 साल से ज्यादा उम्र, अभी भी माना पावर लेवल 30 के आसपास तक नहीं पहुंचा, फिर भी दिन भर खुद को थ्योरी मास्टर कहता है। उसका खुशी वाला भाव तुरंत जम गया। मैंने आगे पूछा, कमजोर होने के बावजूद अगर वापसी का रास्ता नहीं मिला तो? मैंने उसे और मौका देने के बजाय मुड़कर चल दिया। पीछे से यू शाओगान की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। कह रहा था कि टैंग सैंड ट्विन 5 सोल है, आगे चलकर जरूर प्रूव करेगा, और मुझे रिजेक्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मैंने धमकी की परवाह न करते हुए सीधे 5 सोल हॉल रजिस्ट्रेशन काउंटर गया, अपना फर्स्ट रिंग दिखाकर सफलतापूर्वक सोल स्टोन बैज हासिल कर लिया। अब से मुझे हर महीने कुछ माना कॉइन्स भी मिलेंगे। अगला गोल साफ था, रोज टांग सैन शाओ और यू शाओगांग पर खाली हाथ चोरी इस्तेमाल करना, टेक्निक्स, माना पावर, रिसोर्सेज जमा करना, साथ ही टांग हाओ के शिंगवन विलेज छोड़ने और ब्लू सिल्वर एम्परर ढूंढने का सही मौका देखना। समय, माना पावर जल्द ही लेवल 20 की बॉटलनेक तक पहुंच गई। इस साल में लकी क्रिटिकल बहुत ही कम बार मिला। पहली बार मैंने शाओ वू से एक लेवल माना पावर एक्सट्रैक्ट किया, उसका लेवल तुरंत गिर गया। उस दिन उसका मूड बहुत खराब था, तांग सान को भी उसके साथ काफी झेलना पड़ा। दूसरी बार मैंने यू शाओगांग से एक लेवल माना पावर एक्सट्रैक्ट किया। शुरू में उसने सोचा उसने आखिरकार अपनी लिमिट तोड़ ली, इतना एक्साइटेड हुआ कि रात भर सो नहीं पाया, जब तक उसे पता नहीं चला कि माना पावर बढ़ने की बजाय घट गई है। वो पूरी तरह टूट चुका था। बाद की क्रिटिकल हिट्स में मुझे यू शाओगांग से मिला हुआ 5 सोल हॉल का एक सीक्रेट मैनुअल भी मिला, जिसमें एडवांस्ड मेडिटेशन मेथड शामिल था। ये माना पावर चलने की पाथ प्लान करती है। एकेडमी की नॉर्मल मेथड से एफिशिएंसी कहीं ज्यादा है। 2 एक्स्ट्रा लेवल्स और एडवांस मेडिटेशन मेथड से मैं पहले ही लेवल 20 तक पहुंच चुका था। बस दूसरा रिंग नहीं मिला। बचा हुआ एनर्जी फिलहाल शरीर में जमा है। जैसे ही दूसरा रिंग जुड़ेगा लेवल फिर बढ़ेगा। एकेडमी छोड़ने से एक दिन पहले मैंने आखिरी बार फिर
मैंने पहले से तैयार गिफ्ट उसे दे दिया, फिर काफी देर तक बातें की, फिर हल्के सामान के साथ निकल गया। अपने उस खाली घर वाले कमरे में नहीं गया। इस साल में मैंने 5 सोल स्टोर की सब्सिडी और खाली हाथ चोरी से काफी सारे माना कॉइन्स इकट्ठा किए। साथ ही टैंक सान से कई हिडन वेपन्स, फूड, गाड़ी और आउटडोर इक्विपमेंट भी कॉपी किए, जो अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैप के हिसाब से ब्लू सिल्वर एम्परर तियानडो एम्पायर के इलाके में एक गहरे पहाड़ी क्षेत्र में छिपा हुआ है, जो शेंगुन विलेज से बहुत नजदीक नहीं है। सफर में गाड़ी से भी करीब 15 दिन लग जाएंगे बाहरी हिस्से तक पहुंचने में। जब मैं असल में उस पहाड़ों के सामने खड़ा हुआ, तब समझ आया ये जगह कितनी विशाल है। ऊंची चोटियां बादल तक जाती हैं। नॉर्मल इंसान के लिए पार करना बेहद मुश्किल है, पर मेरे पास मैंने लगातार कई पहाड़ पार किए। आखिर 2 दिन बाद कान फाड़ने वाली पानी की आवाज सुनाई दी। जंगल पार करते ही एक विशाल वाटरफॉल सामने आया। नीचे पानी बहुत गहरा था, चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा, एक भी परिंदे का साया नहीं। मैंने तुरंत करीब जाने की बजाय पहले पर्पल एक्सट्रीम डेविल प्यूपल चलाकर चारों तरफ जांच की। कोई खतरा ना दिखने पर मैंने टांग सान से कॉपी किया हुआ फ्लाइंग डिवाइन क्लॉ निकाला, वाटरफॉल के पीछे छिपे चट्टान को पकड़ लिया। फ्लाइंग डिवाइन क्लॉ की खिंचाव शक्ति से मैं सीधे पानी की धार पार करके वाटरफॉल के अंदर पहुंच गया। टैंग हाओ ने ना सिर्फ इसे गहरे पहाड़ों में छिपाया था, बल्कि हिडन मैकेनिज्म भी लगाए थे। नॉर्मल इंसान यहां तक पहुंच भी जाए तो एंट्रेंस नहीं ढूंढ पाएगा, पर मेरे पास पर्पल एक्सट्रीम। थोड़ी देर टटोलने के बाद मुझे एक साधारी दिखने वाली चट्टान मिली। हल्के से दबाया तो एक छिपा दरवाजा धीरे धीरे फट हुआ। मैंने चमकने वाला रत्न निकालकर सीक्रेट पैसेज में कदम रखा। रास्ते के अंत में एक छोटा सा स्टोन रूम था। बीच में बस एक मिट्टी का टीला, जिस पर एक पतली सी नीली घास उगी थी। पत्तियों में असामान्य सुनहरी रेखाएं थीं। ये साधारी दिखने वाली नीली घास असल में वही 1 लाख ईयर ब्लू सिल्वर एम्परर आहायन थी। धूप ना होने, ताज़ी हवा ना होने, स्टेबल पानी का सोर्स भी ना होने के बावजूद वो सालों से यहाँ बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। मैंने चट्टान के आसपास ध्यान से ढूंढा। जल्द ही एक काला संदूक मिला। बॉक्स का ढक्कन खोला तो एक चमकदार ब्लू गोल्डन राइट लेग बोन सामने आई। यही थी 1 लाख ईयर ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल बोन। अभी मेरे पास दूसरा रिंग भी नहीं है, फिर भी मेरे हाथ में पहले से दो 1 लाख ईयर सोल बोन्स हैं। दोनों को अब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी क्वालिटी में जो बढ़ोतरी होगी, वो मुझे फिर से सोल रिंग ईयर लिमिट तोड़ने की ताकत देगी। मैंने सोल बोन संभाल कर रखी, फिर आयन को जड़ समेत निकालकर बॉक्स में साथ रख दिया। यहाँ कभी टैंग हाओ के पकड़े जाने का खतरा है। सोल बोन एब्जॉर्ब करने में लंबा समय लगेगा। मुझे पहले इस पहाड़ी इलाके से निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। उसी वक्त दूर नोर्डिंग सिटी में टैंग हाउ अचानक बेचैन महसूस करने लगा। उसे लगा शायद टैंग सैम किसी मुसीबत में है, इसलिए उसने अपनी अभी की योजना छोड़ दी। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली बदलाव आयन की वजह से हो रहा है। मैं गाड़ी से स्टारडाउ ग्रेट फॉरेस्ट के पास वाले शहर तक पहुंचा, फिर आसपास एक इंसान रहित घाटी ढूंढ ली। एंट्रेंस बंद करने के बाद मैंने आखिरकार वो बॉक्स फिर से खोला। देखा जाए तो अब थोड़ी कमजोर हो चुकी आयन को सीधे अब्सॉर्ब करना इफेक्ट पक्का पता नहीं। मुझे सिर्फ गैस के भरोसे रिस्क नहीं लेना था। यही सोच रहा था तभी मुझे याद आया, खाली हाथ चोरी ट्रांसफॉर्म सोल बीज पर काम कर सकती है, तो शायद आहियन पर भी काम करे। अभी आहियन सिर्फ नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास की फॉर्म में है। रेजिस्ट करने की क्षमता लगभग 0 स्किल की सक्सेस रेट जरूर ज्यादा होगी। मैंने तुरंत मन में ऑर्डर दी, ब्लू सिल्वर एम्परर आईएम पर खाली हाथ चोरी चलाई। सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार आने लगी। जजमेंट सक्सेस, एक्सट्रैक्शन ट्रिगर्ड, लकी क्रिटिकल ट्रिगर्ड, ब्लू सिल्वर एम्परर लाइफ ओरिजिन मिला। कंफर्म करें? ये नतीजा देखकर मैंने बिना जरा सोचे कंफर्म कर दिया। गहरे सुनहरे रंग की एक रेखा उभरी। ब्लू सिल्वर एम्परर लाइफ ओरिजिन और गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन एक साथ मिल गए। सुनहरे ड्रैगन पैटर्न पत्तियों के साथ बाहर फैलने लगे। मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास अब सिर्फ ड्रैगन रेस पावर ही नहीं, ब्लू सिल्वर एम्परर की सबसे पावरफुल लाइफ एट्रीब्यूट भी पा चुकी थी। सिर्फ एक कमी थी, मैंने ब्लू सिल्वर एम्परर डोमेन अवेकन नहीं की, जिसका मतलब है 5 सोल एवोल्यूशन अभी पूरी नहीं हुई। सच में ब्लू सिल्वर एम्परर बनने के लिए शायद अभी भी ब्लू सिल्वर किंग ढूंढकर आखिरी ब्लड अवेकनिंग पूरी करनी होगी। पर फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है 1 लाख ईयर ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग ऑब्सॉर्ब करना। मैंने सोल बोन को अपनी राइट लेग से जोड़ा। एक हल्की रोशनी के साथ वो तुरंत ब्लू गोल्ड एनर्जी स्ट्रीम में बदलकर शरीर में समा गई। सोचा हुआ बॉडी क्वालिटी आंखों से मुश्किल से पहचान आने वाली रफ्तार से बढ़ती रही। पूरे 3 दिन बाद मैंने आखिरकार अब्जॉर्प्शन पूरा किया। जाते ही मुझे फील हुआ कि शरीर पहले से कई गुना स्ट्रांग हो चुका है। सोल बोन से न सिर्फ एट्रीब्यूट्स बढ़े, बल्कि दो बेहद यूजफुल स्किल्स भी मिली। पहली स्किल थी फ्लाइट। भले ब्लू सिल्वर डास का उड़ने वाली एबिलिटी रखना अजीब लगे, पर मेरे लिए जो पहाड़ लांग कर सीक्रेट रेंज ढूंढने की जरूरत है, उसमें ये एबिलिटी बहुत सारा समय बचाएगी। दूसरी स्किल थी स्ट्रॉन्ग रिकवरी। जब तक माना पावर खत्म ना हो, शरीर तेजी से हील हो सकता है। ब्लू सिल्वर एम्परर लाइफ ओरिजिन के साथ मिलकर मेरी सस्टेन फाइटिंग एबिलिटी अब उसी लेवल के सोल मास्टर्स से बहुत आगे निकल चुकी है। और भी इंपॉर्टेंट बात, ये सोल बोन मेरे 5 सोल के साथ परफेक्टली मैच करती है। स्ट्रेंथ, स्पीड, लाइफ और डिफेंस सब में पूरी बढ़ोतरी। पहले जो रिस्की सेकंड रिंग प्लान था, अब वो और भी हायर लिमिट तक बढ़ सकता है। मैं 2 दिन आराम करके शाओ से कॉपी किया हुआ सॉफ्ट बोन रैबिट सोल बोन अब्जॉर्ब करने वाला था, पर शरीर की अभी की पूरी तरह परफेक्ट कंडीशन देखकर मैंने इरादा बदल दिया। तुरंत दूसरी 1 लाख ईयर सोल बोन निकाल ली, एक ब्लू सिल्वर एम्पर से, दूसरी 1 लाख ईयर सॉफ्ट बोन रैबिट से।
अभी टांगसान एकेडमी में गुरु शिष्य वाली कल्टीवेशन में लगा है। शावू को भी कुछ पता नहीं, और मैं पहले ही उनके भविष्य के दो सबसे इंपॉर्टेंट मचांस पकड़ चुका हूँ। मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। बस इस बार एब्जॉर्प्शन सफल हुआ। मेरी बॉडी क्वालिटी, मैना पावर और 5 सोल तीनों फिर से नया रूप लेंगे। तब सेकंड रिंग का चुनाव सबकी सोच से कहीं आगे निकल जाएगा। 5 सोल अवेकनिंग वाले दिन मैंने बस टैंग सैन पर एक बार स्किल यूज की थी। उसके सालों की मेहनत वाली शंतियान माना पावर सीधे मेरे शरीर में ट्रांसफर हो गई, और उसे तो पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी का रास्ता चुपचाप ने बदल दिया है। अगले एपिसोड में मैंने धीरे से दूसरी 1 लाख ईयर सोल बोन उठाई। आखिरकार इसे लेफ्ट लेग बोन के रूप में बदल दिया। ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग रिकवरी और फ्लाइट के लिए जिम्मेदार सॉफ्ट बोन रैबिट की लेफ्ट लेग टेलीपोर्ट और डिफेंस के लिए बिल्कुल वही जो मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी सर्वाइवल एबिलिटी। सोल बोन लेफ्ट लेग से छूते ही एक जबरदस्त एनर्जी शरीर में घुस गई। भले पैसिव अब्जॉर्प्शन जितना आसान ना हो, पर सोचे गए दर्द से भी कम रहा, बल्कि जैसे अनगिनत बोन गेट्स मेरी हड्डियों और मेरिडियंस को धकेल रही हों। इस बार अब्जॉर्प्शन में लगा समय सॉफ्ट बोन रैबिट की लेफ्ट लेग बोन से मिली पहली सोल स्किल थी 100 मीटर टेलीपोर्ट। हर बार एक्टिवेट करने पर सिर्फ 1% माना पावर खर्च होती है और लगातार इस्तेमाल की जा सकती है। लो ऑल्टीट्यूड चलने और क्लोज रेंज फाइट में शायद ही कोई इसका पीछा कर पाए। दूसरी स्किल थी इनविंसिबल स्पिरिट। रोज 3 बार एक्टिवेट हो सकती है, हर बार 3 सेकंड चलती है। इस दौरान गॉड लेवल से नीचे के सभी अटैक्स बेअसर हो जाते हैं, चाहे मुझे किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से सामने आमने सामने पड़ना पड़े। इन 3 सेकंड्स में मैं भागने का मौका बना सकता हूँ। शरीर के अंदर बेमिसाल पावर महसूस करते हुए मैं मुस्कुरा उठा। लो ऑल्टीट्यूड में टेलीपोर्ट, हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाइट, घायल होने पर रिकवरी, खतरे में इनविंसिबल स्पिरिट। अब मेरी सर्वाइवल एबिलिटी पूरी तरह फुल हो चुकी है। भले अभी मेरे पास सिर्फ लेवल 20 माना पावर है, अटैक एबिलिटी भी, और जब 5 सोल की फाइनल अवेकनिंग पूरी होगी तभी मुझे सच में सूटेबल सेकंड रिंग मिलेगा। तब पर्पल लेवल सोल मास्टर भी मुझे छूना मुश्किल पाएंगे। मैंने मैप दोबारा चेक किया, गुफा के अंदर सारे निशान मिटाकर घाटी छोड़ दी। अब अगला काम है ब्लू सिल्वर किंग ढूंढना, ताकि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास की आखिरी ब्लड इवोल्यूशन पूरी हो सके। गेम रिलेटेड कंटेंट स्किप्ड। कुछ दिन बाद मैं ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट नाम की जगह पहुंचा। रास्ते में लगातार फ्लाइट और टेलीपोर्ट इस्तेमाल करते हुए जो 15 दिन का सफर था, वो मैंने आधे से भी कम में पूरा कर लिया। जैसे जैसे मैं जंगल के करीब पहुंचता गया, मेरी हथेली में ब्लू सिल्वर ग्रास हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे अंदर कुछ मुझे बुला रहा हो। जंगल में घुसने से पहले ही मुझे लगा जैसे अनगिनत बारीक चेतनाएं मेरी तरफ जुट रही हों। मैं जंगल के बाहर खड़े होकर अपना 5 सोल रिलीज करता हूँ। नीले सुनहरे रंग की पत्ती प्रकट होते ही आसपास की सभी ब्लू सिल्वर ग्रास एक साथ झूमने लगी। वो एकदम तालमेल वाली हरकत ऐसी थी जैसे अनगिनत प्रजा अपने राजा को सिर झुकाकर सलाम कर रहे हों। लगता है ब्लू सिल्वर एम्परर लाइफ ऑरिजिन में सच में मेरी, शायद वो मेरी पहचान पक्की न कर पा रहा था। भले मेरे पास ब्लू सिल्वर एम्परर की ऑरा है, शरीर में गोल्डन होली ड्रैगन ऑरिजिन भी मिला हुआ है, जो उसकी यादों वाले ब्लू सिल्वर एम्परर से पूरी तरह अलग है। मैंने जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया। 5 सोल स्टेट में ही जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जो सोल बीस्ट पहले खतरनाक ऑरा छोड़ते, वो सब पीछे हट गए, जैसे खुद ही मेरे लिए साफ रास्ता बना रहे हो। जंगल की गहराई में एक विशाल पौधा दिखा जो अनगिनत बेलों से बना था। उस बेलों के बीच एक बूढ़ा सा चेहरा उभर आया। यही थी वो हस्ती जिसने मुझे बुलाया था, लगभग 90,000 ईयर कल्टीवेशन वाला ब्लू सिल्वर किंग। ब्लू सिल्वर किंग ने ध्यान से मेरी ऑरा महसूस की, फिर मुझसे कहा कि ब्लू सिल्वर एम्परर हाउस साल 2 इंसानों के साथ चला गया था। उसके बाद पूरा ब्लू सिल्वर क्लैन बिना नेतृत्व के रह गया। फिर कभी सच्चा एम्परर नहीं आया। मैंने जानबूझकर पूछा कि उसका जिसका जिक्र वो ब्लू सिल्वर एम्प्रेस कर रहा है, क्या वो 1 लाख कल्टीवेशन वाली ब्लू सिल्वर ग्रास थी? ब्लू सिल्वर किंग तुरंत उत्तेजित हो गया। मैंने भी इसी मौके पर तांग हाओ और आहियन की कहानी सुना दी। मैंने उसे बताया कि टैंग हाओ भाई अपने साथ नई ट्रांसफॉर्म हुई आहियन को लेकर घूमता रहा। जब तक टैंग हाओ लेवल 9 तक पहुंचने ही वाला था, तब 5 सोल हॉल ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार आहियन ने उसे बचाने के लिए खुद ब खुद रिंग बन जाना चुना। ये पूरी कहानी सुनते ही ब्लू सिल्वर किंग की सारी बेलें भयंकर कांपने लगी। उसे पूरा यकीन हो गया कि आहियन के साथ जरूर। ब्लू सिल्वर किंग जितना सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा होता गया, यहाँ तक कि उसने टैंग हाउ को ब्लू सिल्वर क्लैन का सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। फिर उसने मुझे बताया, भले मुझे ब्लू सिल्वर एम्परर ओरिजिन मिला हो, पर मैंने अभी तक ब्लू सिल्वर क्लैन के साथ असली कनेक्शन नहीं बनाया है। बस मुझे सभी ब्लू सिल्वर ग्रास की जय जयकार और आशीर्वाद स्वीकार करने होंगे, तभी मेरी 5 सोल की आखिरी अवेकनिंग पूरी होगी और मैं सच में इस क्लैन का नया एम्परर बन सकूंगा। साथ ही मुझे मेरे लिए सबसे परफेक्ट हो ऐसी डेस्टिन्ड सोल रिंग भी मिलेगी। बदले में मुझे बस अपनी क्षमता के हिसाब से इस जंगल की और उन ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्षा करनी होगी जो पहले ही सोल बीस्ट बन चुकी हैं। बाकी नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास की जरूरत नहीं, जो भी मिलेगी बस उसे सुरक्षा दूंगा। इन शर्तों में मेरे कोई नुकसान नहीं था। मैंने तुरंत हामी भर दी। ब्लू सिल्वर किंग ने बेलों से नीचे झुककर कहा। आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, महान एम्परर की समर्पित प्रजा का प्यार महसूस करो। उसी पल जैसे पूरा जंगल जाग उठा। अनगिनत ब्लू सिल्वर ग्रास से नीली रोशनी की बूंदें उभरने लगी। वो सब मिलकर एक नीले समुद्र की तरह बनकर सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने तुरंत बैठकर एडवांस्ड मेडिटेशन मेथड चलाई और इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगा।
नीले रोशनी के कण शरीर में जाते ही ब्लड लाइन और मार्शल सोल और माना पावर को लगातार स्ट्रॉन्ग करने लगे। यहाँ तक कि फर्स्ट सोल रिंग को भी फिर से पोषण मिला। मेरी ब्लू सिल्वर लास धीरे धीरे प्योर ब्लू गोल्डन रंग में बदलती गई। पत्तियों पर गोल्डन ड्रैगन पैटर्न और साफ होते गए। ब्लू सिल्वर एम्पर लाइफ ओरिजिन और गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन आखिरकार असली मायने में मिलने लगे। ब्लू सिल्वर किंग ड्रैगन रेस की ऑरा महसूस करके बहुत देर तक हैरान रहकर कुछ बोल ही नहीं पाया। इसी बीच नीले समुद्र से बहुत सारी एनर्जी अलग होकर मेरे आसपास जमा होकर एक गहरे रंग की सोल रिंग बनने लगी। जब आखिरी एनर्जी अपनी जगह पर आ गई, मैंने आंखें खोली। पैरों के नीचे पहले वाली पीली रिंग के अलावा एक गहरी बैंगनी सोल रिंग भी मिली। और ये कोई साधारण रिंग नहीं, बल्कि लगभग 5000 YAR ईयर लिमिट वाली डेस्टिन सेकंड सोल रिंग थी। ब्लू सिल्वर किंग ने बताया कि ये रिंग मेरी कैपेसिटी के हिसाब से बनी है, आगे भी मेरी कल्टीवेशन के साथ इवॉल्व हो सकती है। मतलब ये फिक्स्ड ईयर लिमिट वाली नहीं, बल्कि मेरे साथ बढ़ने वाली रिंग है। अब मेरा मार्शल सोल पूरी तरह नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास वाले कैटेगरी से बाहर हो चुका है। ब्लू सिल्वर एम्परर की लाइफ फोर्स और गोल्डन होली ड्रैगन की पावर और दबदबा, पूरे कॉन्टिनेंट में भी इसे टॉप लेवल मार्शल सोल कहा जा सकता है। मुझे और भी खुशी इस बात की हुई कि इस अवेकनिंग ने पूरे जंगल की फाउंडेशन को खत्म नहीं किया, बल्कि आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास और भी घनी हो गई। ब्लू सिल्वर किंग की ऑरा भी पहले से स्ट्रांग हो गई थी। जाने से पहले मैंने जानबूझकर पूछा, अगर आगे चलकर तैंग हाओ या तांग सान यहाँ आए तो आप क्या करेंगे? ब्लू सिल्वर किंग ने पक्के स्वर में जवाब दिया, अगर तांग हाओ जंगल में घुसने की हिम्मत करे तो पूरे ब्लू सिल्वर क्लैन के हमले का सामना करेगा। मैंने उसे याद दिलाया कि तैंग हाओ और रा के अलावा एक बच्चा भी है। ब्लू सिल्वर किंग ने सीधे कहा, अब ब्लू सिल्वर क्लैन का सिर्फ एक ही एम्परर है, यानी मैं, चाहे आप वापस भी आ जाए, वो मेरी जगह नहीं ले सकती। मनचाहा जवाब मिलने के बाद मैंने ब्लू सिल्वर किंग को विदा कहकर जंगल छोड़ा। एक नदी के पास पहुंचकर मैंने पहली बार गंभीरता से अपनी अवेकनिंग के बाद वाली शक्ल देखी। मेरे बाल पहले से लंबे हो गए, जो शुद्ध काले थे उनमें अब गहरा नीला रंग भी मिल गया। चेहरा भी पहले से ज्यादा तराशा हुआ लग रहा था। शुक्र है पूरी तरह नीले बाल नहीं बने, वरना कहीं भी जाना मुश्किल हो जाता, हर जगह ध्यान खींचता। मैंने हाथ उठाकर माना पावर रिलीज की। ब्लू गोल्डन लाइट चारों तरफ तेजी से फैली। आसपास के सारे पेड़ पौधे मेरे माइंड से जुड़ते जुड़ते रिस्पॉन्ड करने लगे। यही है ब्लू सिल्वर एम्परर का असली टैलेंट डोमेन, ब्लू सिल्वर डोमेन। इस डोमेन के अंदर मैं पेड़ पौधों से मिलने वाली जानकारी महसूस कर सकता हूँ और उनसे लाइफ फोर्स भी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ हरियाली घनी है, तो मेरी रिकवरी, कंट्रोल और सस्टेन फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके तुरंत बाद बैंगनी सेकंड सोल रिंग अचानक चमकने लगी। एक सुनहरी रोशनी मेरे दाहिने हाथ में जमा होकर एक तेज लंबी स्पीयर का रूप ले लिया। सब कुछ एक बिंदु पर कंप्रेस हो गया, सिर्फ डिफेंस तोड़ने के लिए। यही थी मेरी सेकंड सोल स्किल, ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर। अगर मैं चाहूँ तो स्पीयर को हिट होते ही एक्सप्लोड भी करा सकता हूँ। पर असल में सबसे खतरनाक चीज यही है इसका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पेनिट्रेशन। हाई डिफेंस सोल मास्टर्स और बिग सोल बीस्ट मास्टर्स के खिलाफ ये और भी असरदार साबित होता है। दो 1 लाख ईयर सोल बोन्स, ब्लू सिल्वर डोमेन, 5000 YEAR, डेस्टिन सेकंड रिंग और पहले से प्यूरिफाई हुई 5 सोल। इस पूरे ट्रिप से मुझे एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा फायदा मिला। अब वक्त है, अब सही समय है एक ऐसे एकेडमी की तलाश का जो वाकई मुझे सूट करे। सोल बीस्ट यूसेज, सोल रिंग जजमेंट और कॉन्टिनेंट की सिचुएशन, इन सब की सिस्टमैटिक पढ़ाई ज़रूरी है। टॉप एकेडमी में सिमुलेटेड कल्टीवेशन एनवायरनमेंट्स भी होते हैं, जो कल्टीवेशन स्पीड को और बढ़ाते हैं। ये सब नॉर्मल जगहों पर नहीं मिलता। मैंने सबसे पहले श्रेक एकेडमी को छोड़ दिया। वहाँ अभी ना रिसोर्सेज हैं, ना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि नॉर्मल टीचिंग कंडीशंस भी नहीं। वहाँ जाने की एकमात्र वजह यह होगी कि आगे चलकर वहाँ कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स आएंगे, दाई मुबाई, मा हॉम्सन और ऑस्कर, जो अभी सब एडमिशन नहीं ले चुके हैं। अभी वहाँ जाने का कोई खास मतलब नहीं है। मेरे लिए असल में जो सूटेबल ऑप्शंस बचे हैं, 5 सोल हॉल अकेडमी और टियानडू रॉयल अकेडमी। 5 सोल हॉल अकेडमी में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पर टियानडू रॉयल अकेडमी से मुझे डुगू यान तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जिससे मैं डुगू बो तक भी पहुंच सकूंगा। और उनके पास आइस फायर ट्विन आइज वाली फेरी ग्रास है। मुझे इसे खुद जाकर जरूर देखना है। रही बात तियांदो रॉयल एकेडमी के सिर्फ नोबल स्टूडेंट्स लेने के नियम की, तो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। नियम हमेशा नॉर्मल लोगों को बांधते हैं, अगर टैलेंट काफी स्ट्रांग हो तो। अगर रॉयल एकेडमी में जगह नहीं मिली तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं। एकेडमी सिर्फ एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। मैं जिस पर सच में भरोसा कर सकता हूँ, वो हमेशा सिर्फ मैं खुद हूँ। तय करने के बाद मैं सीधे उत्तर की तरफ चल पड़ा। आखिरकार तियांदो एम्पायर की राजधानी पहुंच गया। कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े शहरों से एक होने के नाते तियांदो सिटी अपने आकार और भव्यता में नोर्डिंग सिटी से कहीं आगे था। पहुंचते ही शाम हो चुकी थी। मैंने एकेडमी की तरफ जल्दबाजी नहीं की, बल्कि शहर के अंदर एक होटल में आराम किया। अगले दिन जैसे ही निकलने की तैयारी की, बगल में कुछ गेस्ट्स की बातें मेरा ध्यान खींच लाई। वो बात कर रहे थे कि हाल ही में कई 5 सोल हॉल शॉप्स पर एक मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ने हमला किया है।
और लेटेस्ट खबर के हिसाब से हमलावर शायद सालों से गायब वो हाओ त्यानडोलो खुद हो सकता है। टैंग हाओ का अचानक 5 सोल हॉल को टारगेट करना शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे ए है और ए है यिन के गायब होने का पता चल गया, या फिर शायद वो टैंग सान को बचाने के लिए जानबूझकर 5 सोल हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। पर वो चाहे कितनी भी जांच करे, मुझ पर तो शक ही नहीं कर सकता। मैं होटल से बाहर निकल ही रहा था कि एक शोई कपड़ों वाला युवक एक लड़की को साथ लिए चला आया और जानबूझकर मुझसे टकरा गया। बाद में उल्टा मुझ पर ही आ गई है क्या कहकर आरोप लगाने लगा। मैंने उसका घमंडी अंदाज देखा, मन में पहले ही अंदाजा लगा लिया। पूरे टियान्डो सिटी में इतनी कम उम्र, इतने शोई कपड़े और साथ में हमेशा फॉलोअर रखने वाला शायद यही फोर्थ प्रिंस शुए मिंग होगा। मैंने शांति से कहा कि उसी ने मुझसे टकराया, अगर वो माफी मांगे तो बात यहीं खत्म। पर ये सुनते ही वो और उसके बगल वाले कुछ यंगस्टर्स साथ में हंस पड़े जैसे कोई बहुत बड़ा जोक सुना हो। एक फॉलोअर ने सीधे उसकी पहचान बता दी, फिर हाथ बढ़ाकर मुझे धकेलने की कोशिश की। मैंने बचने की कोशिश नहीं की। उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा तो जैसे किसी बड़े पहाड़ से टकराया हो, चाहे कितनी भी ताकत लगाए हिल ही ना पाया। मैंने जानबूझकर आवाज ऊंची करके सबको साफ दिखाया कि उन्होंने पहले हाथ उठाया। मैं तो बस नॉर्मल जवाब दे रहा था। बात खत्म होते ही मैंने उस फॉलोअर का बांह पकड़कर तुरंत जमीन पर पटक दिया। शुएमिंग ने अपना रॉडी बिहेवियर रोकने की बजाय बाकी सबको भी अपनी शक्ति रिलीज करने का हुक्म दिया। कई पीली सोल रिंग्स एक के बाद एक चमकने लगी, कुछ फर्स्ट रिंग सोल मास्टर्स, कुछ सेकंड रिंग भी, पर कोई भी थर्ड रिंग सोल जोंग तक नहीं था। शुएमिंग खुद बस फर्स्ट रिंग था। चुपके से सारे फॉलोअर्स के पीछे छिप गया। लगता था उसका कूल दिखने वाला बिहेवियर कुछ हद तक असली मजा और कुछ हद तक अपनी असली स्ट्रेंथ छिपाने की चाल थी। असली बात वो खुद ही जानता होगा। इतने सारे लोगों के सामने मैंने अपनी 5 सोल तक रिलीज नहीं की। मुझे वहीं खड़ा देखकर सब सोच बैठे, मैं डर गया हूँ। एक स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप सोल मास्टर पहले आगे बढ़ा, पर मैंने तुरंत एक किक से उसे बेकार कर दिया। इसके बाद मेरी परछाई इन लोगों के बीच तेजी से घूमने लगी। हर बार जब मैं मुक्का या किक मारता, एक ना एक फॉलोअर गिर जाता। 10 सेकंड से भी कम में अभी अभी दबदबा दिखाने वाला वो पूरा ग्रुप सिर्फ शोए अभी अभी घमंडी दिख रहा शुएमिंग तुरंत पलट गया। मान लिया कि गलती उसी की थी। विनती करने लगा कि उसके प्रिंस होने की वजह से इस बार माफ कर दूं। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है, बस तुझे लगा कि अब मार खाना पड़ेगा। पहले जब मैंने मौका दिया था तुमने उसकी कद्र नहीं की, अब पता चला कि हरा नहीं सकते तो सिर झुका रहे हो। ऐसी माफी की कोई सच्चाई नहीं है। मैंने उसे एक लात मारकर उसके साथियों की तरफ भेज दिया, फिर मुड़कर जाने ही वाला था कि दूर से एक नरम आवाज सुनाई दी, आदरणीय रुक जाइए, मैं टियान्दो एम्पायर का क्राउन प्रिंस शू किंगहे हूँ। शू किंगहे का नाम सुनते ही मैं तुरंत रुक गया। बाकी सबकी नजर में वो सिर्फ प्रिंस शू चिंगहे था। असली पहचान असल में थी 5 सोल हॉल के यंग मास्टर कियान रेनशुए, जो कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप टैलेंट्स में से एक है। मैं खाली हाथ चोरी को शुए मेंग जैसे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था, पर सच में हाई वैल्यू टारगेट अब खुद मेरे सामने आ चुका था। मैंने बिना देर किए मन में कियान रेंगशुए पर स्किल एक्टिवेट की। जजमेंट सक्सेस, लकी क्रिटिकल ट्रिगर्ड, टारगेट का लियू ई स्काई एंजल 5 सोल कॉपी हुआ। ये नोटिफिकेशन देखते ही मैं एक झटके में हैरान रह गया। सोचा नहीं था स्किल सीधे 5 सोल तक कॉपी कर सकती है, वो भी कॉन्टिनेंट में टॉप में गिने जाने वाले लियू ई स्काई एंजल 5 सोल। भले आगे सोर्स एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो, पर अगर मेरी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है तो एक्सप्लेनेशन खुद ब खुद मुझ तक पहुंच ही जाएगी। शोए किंगहा ने वो हमेशा नर्म मुस्कान लिए रहता। उसका बर्ताव लोगों को स्प्रिंग ब्रीज जैसा लगता, बिल्कुल भी उसकी असली पहचान का अंदाजा नहीं होने देता। रूम में आते ही उसने पहले शुइमिंग के बर्ताव के लिए माफी मांगी, फिर मेरा नाम पूछा। मैंने बिना छुपाए सीधे शिया युआन कह दिया। उसने कहा मैं उसे प्राइवेट में हुए बड़े भाई कह सकता हूँ। श्री किंघे ने थोड़ी देर मुझे देखकर पूछा मेरी उम्र। मैंने उसे बताया कि मैंने 5 सोल अवेकन किए हुए 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है। ये सुनकर वो साफ हैरान रह गया, जैसे मेरी स्ट्रेंथ को मेरी उम्र से जोड़ नहीं पाया। उसने तुरंत पूछा क्या मैं किसी एकेडमी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका हूँ। मैंने बताया कि मैंने अभी अभी नोवडिंग जूनियर सोल मास्टर एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है। फिलहाल टियान्दो सिटी में एक सूटेबल अल्टीमेट सोल मास्टर एकेडमी ढूंढ रहा हूँ। शोएब सिंघे ने साफ तौर पर मुझे रिक्रूट करने का इरादा दिखाया। पहले पूछा मेरा क्या टारगेट है। मैंने जानबूझकर कहा मैं लान बा एकेडमी जाने वाला हूँ जो सिर्फ कॉमन लोगों को एडमिशन देता है। देखना चाहता था वो क्या ऑफर देता है। लान बा एकेडमी सुनते ही वो तुरंत मुस्कुराया, फिर सीधे पूछा क्या मैं तियान्दो रॉयल एकेडमी पर विचार करूंगा। मैंने जानबूझकर कहा मैं तो बस साधारण कॉमन आदमी हूँ, शायद रॉयल एकेडमी के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पूरे ना कर पाऊँ। श्री किंघे ने बताया कि तियान्दो रॉयल एकेडमी सच्चे टैलेंट्स के लिए कभी उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने बिना हथियार के स्विमिंग की टीम को हरा दिया। शायद पहले ही अंदाजा लगा चुका है कि मेरे पास शदनचंद फुल माना पावर है। मैंने इनकार नहीं किया। उसकी पहचान से चाहे रॉयल फैमिली या 5 सोल हॉल के जरिए मेरी जानकारी निकालना उसके लिए आसान ही होगा। छिपाने की बजाय थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाकर बड़े रिसोर्सेज हासिल करना बेहतर था। उसकी नज़रों के सामने मैंने अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर 5 सोल रिलीज की। एक पीली और एक बैंगनी, दोनों रिंग्स एक साथ उठी। खासकर वो गहरे बैंगनी सेकंड रिंग देखकर चाय का कप लिए उसका हाथ हवा में ही रुक गया। शुए किंघे ने पहले भी टैलेंट्स देखे थे, पर एक ऐसा बच्चा जिसे 5 सोल अवेकन किए बस 1 साल हुआ है, ना सिर्फ सेकंड रिंग बिग सोल मास्टर बन चुका है, बल्कि उसके पास 1000 ईयर सेकंड रिंग भी है। यह अब भी उसे यकीन दिलाने में मुश्किल कर रहा था।
उसने रिंग का सोर्स पूछा। मैंने पहले से तैयार बहाना दिया, बताया कि गलती से 2 सोल बीस्ट को लड़ते हुए देखा। आखिर में भाग्यवश रिंग मिल गई और कल्टीवेशन स्पीड का श्रेय वनस्पति भरे एनवायरनमेंट को दिया। श्वेक किंघे को पूरी बात समझ नहीं आई, फिर भी कोई साफ लूप होल भी नहीं मिली। थोड़ी देर चुप रहकर उसने अपने पहले वाले टेस्ट करने वाले एटीट्यूड को छोड़ दिया। कहा कि मुझ जैसा टैलेंट गंवाना सच में तियांदो एम्पायर का बड़ा नुकसान होगा। उसने प्रिंस की हैसियत से खुद मुझे टियांदो रॉयल अकेडमी में एडमिशन दिलाया, सारी टेस्ट्स और रिस्ट्रिक्शंस माफ करते हुए। साथ ही एडमिशन के बाद ऐसी शर्तें मुझे पूरी तरह सूट करती थीं। मैंने तुरंत हामी भर दी। शुए किन्हे ने फिर तियान अक्षर वाला एक गोल्ड बैज निकाल कर दिया। कहा कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे इसे लेकर पैलेस आ जाना। फिर उसे देखकर पता चला मेरे पास स्टोरेज सोल टूल नहीं है। उसने गार्ड्स को कहकर एक स्टोरेज ब्रेसलेट लाकर मुझे गिफ्ट किया। मैं वैसे भी खरीदने वाला था। इस तरह काफी सारे माँ कॉइन्स बच गए। श्वे चिंघे ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट होते देख सीधे कहा वो अभी मुझे लेकर रॉयल अकेडमी चलेगा। जाने से पहले उसने फिर पूछा मेरा 5 सोल असल में क्या है। साफ था वो सामने वाले नीले सुनहरे पौधे को पहचान नहीं पाया। मैंने बताया कि मेरा 5 सोल शुरू में ब्लू सिल्वर ग्रास था, बस अवेकनिंग के बाद कुछ अच्छा म्यूटेशन हो गया। शुई चिंघे हैरान तो हुआ पर उसे नहीं पता था कि मेरी 5 सोल को गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन, ब्लू सिल्वर एम्परर लाइफ ओरिजिन और पूरे ब्लू सिल्वर क्लैन की जय जयकार वाली 3 बार इवोल्यूशन से गुजरना पड़ा है। ये अब सिर्फ अच्छे म्यूटेशन से एक्सप्लेन होने वाली बात नहीं रही। जल्द ही मैं श्वे किंघे के साथ तियांदू सिटी छोड़कर रॉयल एकेडमी वाले पहाड़ के नीचे पहुंचा। सामने पूरा पहाड़, पीछे का जंगल, बगल की झील, सब कुछ एकेडमी के मैनेजमेंट क्षेत्र में आता था। बस ये विशाल नेचुरल कल्टीवेशन एनवायरनमेंट ही अपने आप में ज्यादातर एकेडमी से आगे था। ब्लू सिल्वर एम्परर 5 सोल रखने वाले मेरे लिए ऐसी घनी वनस्पति वाली जगह कल्टीवेशन एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देगी। एकेडमिक तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह व्हाइट जेड स्टोन स्टेप से बना था, जिन पर तरह तरह के सोल बीज डिजाइन भी बने थे। पहाड़ी रास्ते पर कदम रखते ही मुझे आसपास के पौधों की लाइफ ऑरा महसूस हुई। मन तुरंत खुश हो गया। श्वेश ने चलते चलते एकेडमी का सिस्टम समझाने लगा। लेवल 25 से नीचे तियानवे लेवल, 25 से 30 तियानजी लेवल, 30 से ऊपर सबसे टॉप तियानडो लेवल। टीचर्स भी 3 कैटेगरीज में बनते हैं। सबसे लो लेवल के लिए भी सोल जॉम होना जरूरी है। तियानजी लेवल टीचर्स कम से कम सोल किंग लेवल के होने चाहिए और टियांदू लेवल टीचर्स तो सब के सब सोल एम्परर से भी ऊपर की स्ट्रेंथ रखते हैं। अकेडमी का मेन कैंपस पहाड़ी के बीचों बीच है। इमारतें पूरी तरह सुनहरी और चमकती ग्लेज्ड टाइल्स वाली नोडिंग एकेडमी से कहीं ज्यादा भव्य। स्टूडेंट्स ज्यादातर नेचुरल कल्टीवेशन एनवायरमेंट्स में ही प्रैक्टिस करते हैं। तीसरा सोल डोलुआ टीचिंग कमेटी। शुए किंघे पहले से गार्ड्स को खबर भेज चुका था, इसलिए हम पहुंचे तो तीनों पहले से बाहर इंतजार में खड़े थे। सबसे बीच में खड़ी थी टीचिंग कमेटी की चीफ मेंग शेनजी, 8 रिंग कंट्रोल टाइप सोल डोलो। बाईं तरफ बाई बाओशान डिफेंस टाइप सोल डोलुओ, दाईं तरफ जी लिंग भी कंट्रोल टाइप सोल डोलुओ। 3 सोल डोलुओ का खुद स्वागत के लिए आना ही शुए किंग की रॉयल फैमिली में जगह की गवाही देता था। टीचिंग कमेटी में घुसने के बाद उसने सीधे तीनों को मुझे एडमिट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मुझे खुद अपनी टैलेंट दिखाने को कहा, ताकि ये केवल फेवर का केस न लगे। मैं खड़ा हुआ, अपनी 5 सोल रिलीज की। नीली सुनहरी पत्ती हथेली पर धीरे धीरे बढ़ी। सुनहरे ड्रैगन पैटर्न पूरी पत्ती में बहते रहे। एक पीली और एक बैंगनी, दोनों रिंग्स भी साथ में पैरों के नीचे से उठ गईं। पूरी टीचिंग कमेटी एक झटके में शांत हो गई। मैंग शेनजी का चाय का कप हवा में ही रुक गया। बाई बाओशान के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। जे लिंग तो सीधे खड़ी होकर मेरी बैंगनी सेकंड रिंग को घूरने लगी। उन्हें लगा था प्रिंस बस कोई नॉर्मल टैलेंट लेकर आया होगा, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैंने 5 सोल अवेकन किए बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त हुआ, फिर भी सेकंड रिंग लेवल तक पहुंच चुका हूं, वो भी थियोरेटिकल लिमिट से कहीं ज्यादा 1000 ईयर सेकंड रिंग के साथ। तीनों ने फिर मेरा 5 सोल पूछा। मैंने फिर वही ब्लू सिल्वर ग्रास वाली स्टोरी दोहराई। मेंग शेंजी ने तीनों की आंखों में नजरें मिलाई। आखिरकार तुरंत ही मुझे एडमिट करने का डिसीजन ले लिया। वादा किया कि सारी फॉर्मेलिटीज टीचिंग कमेटी खुद संभालेगा। कल्टीवेशन ट्रीटमेंट भी एकेडमी के सबसे हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलेगा। मकसद पूरा हो गया। श्वे किंघे पैलेस लौटने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शिया बड़े भाई, अच्छे से कल्टीवेट करना, बड़ा भाई तुझे देखता रहेगा कि तू आगे कहाँ तक पहुंचता है। मैंने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा, पर दिल में पूरी तरह जानता था कि श्वे किंघे मुझे इतनी अहमियत सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं दे रहा, बल्कि मुझे एक ऐसा मोहरा बना चाहता है जो उसे टियांदो एम्पायर पर कंट्रोल पाने में मदद कर सके। पर असल में कौन किसका मोहरा बनेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। कम से कम आज मैं सिर्फ रॉयल एकेडमी में सफलतापूर्वक एडमिशन ही नहीं ले पाया, बल्कि उस यंग मास्टर से। शुए किंघे के जाने के बाद मैंग शेनजी ने मुझे पूरे कॉन्टिनेंट की हाई लेवल सोल मास्टर एकेडमी एलीट कंपटीशन के बारे में बताया। अगले टूर्नामेंट के लिए मेरी उम्र अभी बहुत कम है, पर 7 साल बाद वाले टूर्नामेंट में मैं पूरी तरह हिस्सा लेने की योग्यता रखूंगा। तियांदो रॉयल एकेडमी के पास एक सी टीम है जो शुरुआती क्वालिफाइंग राउंड्स को स्किप करके सीधे फाइनल स्टेज में जा सकती है। अगले टूर्नामेंट के बाद अकेडमी एक नई येलो बीन टीम बनाएगा। मेंग शेंजी चाहती है मैं उस वक्त तक इसका कोर मेंबर बनने की कोशिश करूं। उसने खासतौर पर चिताया कि टैलेंट स्ट्रांग है, इसलिए कल्टीवेशन में ढील ना दूं। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, क्योंकि येलो बीम टीम में भी कई हाई वैल्यू टारगेट्स हैं।
मैं जब रॉयल एकेडमी को समझने में लगा था, शुए किंगहे तब तक टियानडो पैलेस वापस पहुंच चुका था। शुए एम्परर ने उसे देखते ही खुद पूछा कि क्या आज उसने वाकई खुद जाकर एक टैलेंट को एकेडमी में रिक्रूट किया है। शुए किंगहे इस बारे में एम्परर को कैसे डिस्क्राइब करेगा और क्या वो 1000 ईयर सेकंड रिंग की खबर रिपोर्ट करेगा, ये अभी क्लियर नहीं। पर जिस पल से मैंने रॉयल एकेडमी में कदम रखा, टियानडो सिटी में असली उथल पुथल अब शुरू होने वाली थी। 5 सोल अवेकनिंग वाले दिन मैंने बस टांग सैन पर एक बार स्किल यूज की थी। उसकी सालों की मेहनत वाली शांतियान माना पावर सीधे मेरे शरीर में ट्रांसफर हो गई, और उसे तो पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी का रास्ता चुपचाप मैंने बदल दिया है। अगले एपिसोड में मैं जैसे ही आधिकारिक तौर पर टियानडो रॉयल एकेडमी में एडमिट हुआ, शुए चिंगहे भी पैलेस लौट चुका था। शुए एम्परर के पूछने पर उसने बिना छुपाए मान लिया कि उसने खुद ही एक बेहद टैलेंटेड युवक को रिक्रूट किया है। शुए किंगहे ने यहाँ तक मुझे ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोंग के यू तियान हैंग से भी कंपेयर किया। साफ कहा कि मेरी टैलेंट उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। शुए एम्परर थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, शहर में मैंने शुएमेंग को जो सबक सिखाया उसके बारे में। शुए चिन्हे ने एक्सप्लेन किया कि पहले शुएमेंग ने ही प्रोवोक किया था, मैंने बस उसे एक हल्का सा सबक सिखाया। ऊपर से शुएमेंग ने ही आसपास सब क्लियर कर रखा था। इस बात से रॉयल फैमिली की इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ा। शुए एम्परर ने सुनकर कोई सख्ती नहीं दिखाई, बस अफसोस जताया कि अब उसके पास सिर्फ शुए चिंगहे, शुए मैंग और शुए केसन ही बचे हैं। भले शुए मैंग का बर्ताव बेतुका हो, आखिर में तो वो भी रॉयल ब्लड है। वो नहीं चाहता कि उसके साथ सच में कुछ बुरा हो। शुए किंग ने ऊपर से इज्जत से सिर हिलाकर जवाब दिया, पर फिर एक रिक्वेस्ट रखी। उसे डर है कि शुए मेंग मन में गुस्सा पालकर शुए किंग प्रिंस के एकेडमी पर कंट्रोल का इस्तेमाल करके चुपचाप मुझे रॉयल एकेडमी से निकलवा दे। शुए एम्परर ने थोड़ा सोचकर डिसाइड किया कि वो खुद शुए किंग और शुए मैंग दोनों को वर्बल ऑर्डर भेजेगा कि वो मेरे एडमिशन में दखल ना दे। शुए किंग को भले एकेडमी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं मिला, फिर भी उसने सक्सेसफुली मेरे लिए फ्यूचर सेफ्टी सुनिश्चित कर ली। ईस्ट पैलेस लौटकर शुए किंघे ने तुरंत हुक्म दिया कि कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। गार्ड्स के हटने के बाद वो अकेला अंदर के कमरे में गया। शरीर से धीरे धीरे एक सफेद रोशनी उठने लगी। रोशनी छंटने के बाद वो पहले वाला नरम सा प्रिंस गायब हो गया। उसकी जगह एक लंबे कद, ठंडी खूबसूरती वाली महिला आ गई। उसने मास्क हटाया। आखिरकार कियान रेनशुए के असली रूप में वापस आ गई। कियान रेनशुए ने हल्के से भौंसी पड़ी, क्योंकि जिस पल से उसने मुझे देखा, उसे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो उसे खींच रहा हो। उसे शक था कि शायद मेरी 5 सोल में भी कोई खास लाइट एट्रीब्यूट छिपा हो। उसे असली वजह समझ नहीं आई। फिलहाल उसने सोचना छोड़ दिया, पर उसने तय कर लिया कि आगे चलकर वो खुद मेरी ग्रोथ पर नजर रखेगी, क्योंकि उसकी नज़र में शायद मैं उसे बीबी डोंग द्वारा तैयार किए गए डिसाइपल से आगे निकलने में मदद कर सकूं। चियान रेंचवे ने दो एक जैसे ओरिजिन एक दूसरे के करीब आने पर स्वाभाविक रूप से एक हल्की कनेक्शन बनती है। दूसरी तरफ मैं तब तक रॉयल एकेडमी में काफ़ी समय पढ़ाई कर चुका था। यहाँ का सिलेबस वाकई नोर्डिंग एकेडमी से कहीं बेहतर था। चाहे सोल बीस नॉलेज हो, सोल विंग कॉम्बिनेशंस हो या कॉम्बैट थियरी, सब में मैंने काफ़ी कमियां पूरी की। साथ ही मैंने फ्यूचर येलो बीन टीम के मेंबर्स भी देखे। युतियान हैंग जो हाल ही में 3rd रिंग तोड़कर तियानडो लेवल क्लास में पहुंचा है, और दुगुयान, ये लिंग लिंग जैसे लोग अभी तियानजी लेवल स्टूडेंट क्लास में हैं। मेरी माना पावर पहले ही लेवल 25 से ऊपर थी, तो मुझे इंसर्शन स्टूडेंट के तौर पर सीधे तियानजी लेवल क्लास में डाल दिया गया। और भी अजीब कोइंसिडेंस ये रही कि एकेडमी ने मेरा सीटमेट बनाया 9 स्टार बेगोनिया सोल मास्टर। आमतौर पर बहुत कम बोलने वाली ये लिंग थोड़ी नर्वस खड़ी थी मेरे पीछे। काफ़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने गंभीरता से झुककर सलाम किया, फिर पूछा, मेरा मार्शल सोल आखिर क्या है। पर उसने हमारे बीच की दूरी को कम आंक लिया। सिर झुकाते ही सीधे मेरे सीने से टकरा गई। ये लिंगलिंग माथा पकड़कर बार बार माफी मांगने लगी। मैंने संभाल कर पूछा, उसे मेरे मार्शल सोल को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों है? हम इतने दिनों से सिर्फ नॉर्मल सीटमेट ही थे, अभी तक एक साथ किसी कॉम्बैट क्लास में भी नहीं गए थे। उसने सिर झुकाकर कहा, बस लगता है मेरा मार्शल सोल जरूर बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए थोड़ी क्यूरियोसिटी है। मैं समझ गया ये असली वजह नहीं है, पर आगे नहीं पूछा। वैसे भी फाइट के वक्त मार्शल सोल देर सवेर सबको देख ही जाएगा। मैंने उसे बताया कि मेरा मार्शल सोल एक अच्छे म्यूटेशन वाली ब्लू सिल्वर ग्रास है। ये लिंगलिंग ने अचानक सिर उठाया। आंखों में साफ हैरानी थी। साफ था उसने नहीं सोचा था कि ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल वाला कोई इंसान लेवल 25 से ऊपर कल्टीवेट कर सकता है। पर उसे असल में जो कंफ्यूज कर रहा था, जब से वो मेरी सीटमेट बनी है, उसे लगातार एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस होती रहती है। उसे पहले लगा शायद मार्शल सोल से जुड़ी बात होगी, पर ब्लू सिल्वर ग्रास और 9 स्टार बिगोनिया में कोई कनेक्शन कैसे भी सोचकर नहीं दिखता। ये लिंगलिंग आखिरकार यही मान बैठी कि उसे शायद गलत लग रहा है। फिर से माफी मांगकर जल्दी। क्लासरूम के बाहर दूर से डुगुयान ने ठीक उसी वक्त ये लिंगलिंग को चेहरा ढंककर बाहर भागते देखा। उसके साथ चल रहे यू तियानहेंग ने बिना सोचे समझे अंदाजा लगा लिया कि जरूर मैंने नए इंसर्शन स्टूडेंट ने ये लिंगलिंग को परेशान किया होगा। डुगुयान वैसे भी ये लिंगलिंग की परवाह करता था। ये बात सुनते ही सीधे मेरी तरफ चल पड़ा। यू तियानहेंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके पीछे चला। साफ था वो इस मौके से दुगुयान के सामने खुद को साबित करना चाहता था। मैं क्लासरूम से निकला ही था कि दुगुयान ने मुझे रोक लिया। सीधे पूछा, क्या मैंने ये लिंगलिंग को परेशान किया? मैंने हैरान होकर उससे उल्टा पूछा, किसने उसे ये बताया? दुगुयान ने यू तियानहेंग की तरफ इशारा किया। यू तियानहेंग ने मुड़कर देखा तो लगा मैंने डुगुयान को कहा कि जब उसका और ये लिंगलिंग का इतना अच्छा रिश्ता है,
तो उसे खुद जाकर पूछना चाहिए था, ना कि किसी और की बेतुकी बात माननी चाहिए। मेरा इतना शांत रवैया उसे ही एहसास दिला गया कि वो थोड़ा जल्दबाजी में आ गया। इतने में यू तियानहिंग भी वहां पहुंच गया। बिना सिचुएशन समझे दुगुयान के आगे आकर पूछने लगा, क्या मैं फिर से उसे परेशान करना चाहता हूँ? दुगुयान ने उसका हाथ हटा दिया। आंखों में साफ नाराजगी थी। यू तियानहिंग ने देखा कि दुगुयान का रवैया उसके प्रति अचानक बदल गया है, तो तुरंत सारा दोष मुझ पर मढ़ने लगा। उसने ठंडे चेहरे से पूछा, मैंने क्या कहा? यहां तक कि धमकाने लगा कि आज मुझे बड़ा सबक सिखाएगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, पर उसने लगातार प्रोवोक करके मेरी। तो चल अकेडमी के स्टेज तक चलते हैं। रॉयल अकेडमी में प्राइवेट फाइटिंग मना है, पर मतभेद सुलझाने के लिए एक खास स्टेज बना हुआ है। वहां टीचर्स जज बनते हैं। ये न सिर्फ हार जीत तय करता है, बल्कि दोनों तरफ के गुस्से से गंभीर नतीजे भी टलते हैं। यू तियानहेंग ने सुना कि मैं सिर्फ तियानजी लेवल स्टूडेंट हूँ, फिर भी उसे चैलेंज कर रहा हूँ, जो पहले ही तियानदो लेवल में है, तो जोर से हंस पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि सेकंड रिंग बिग सोल मास्टर किसी भी हाल में थर्ड रिंग सोल जोंग को टक्कर नहीं दे सकता। उसने मुझे अभी ही गलती मान लेने को कहा, वरना स्टेज पर बहुत बेइज्जत होंगे। मैंने उल्टा पूछा, क्या वो डर रहा है? यही बात उसे तुरंत हामी भरने पर मजबूर कर गई। यू तियानहेंग ने धमकी देकर कहा, कल तक मेरे पास पीछे हटने का मौका है, फिर मुड़कर चला गया। दुगुयान उसकी पीठ देखते हुए साफ चिंतित लग रही थी। उसने मुझसे इस फाइट को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की, बताया कि यू तियानहेंग सिर्फ नॉर्मल बिग सोल मास्टर उसका सामना नहीं कर सकता। दुगुयान ने माना कि यह सब उसकी गलत फहमी की वजह से हुआ। कहा वो खुद जाकर यू तियानहेंग को एक्सप्लेन करेगी। उनके रिलेशंस को देखते हुए वो शायद मुझे परेशान करना बंद कर दे। मैंने उसकी नेक नियति के लिए शुक्रिया कहा, पर एक्सेप्ट नहीं किया। यू तियानहेंग पहले ही इतनी बार प्रोवोक कर चुका है। अगर मैं अभी पीछे हट जाऊं तो वो और भी ज्यादा घमंडी हो जाएगा। ऊपर से मुझे कभी नहीं लगा कि मैं हार सकता हूं। मेरा इतना कॉन्फिडेंट जवाब सुनकर दुगुयान एक पल हैरान रह गई। फिर उसे एहसास हुआ हमने इतनी देर बात की, फिर भी उसे मेरा नाम तक नहीं पता। उसने पूछा, मेरी पहचान? मैंने बताया, मेरा नाम शिया युआन है। उसने दोहराया, फिर फॉर्मली अपना परिचय दिया, डुगुयान। उसकी पहली सोल स्किल थंडर ड्रैगन क्लॉ थी, बिजली से बना ड्रैगन क्लॉ सीधे अटैक करने के लिए। दूसरी स्किल थी थंडर 10,000, बिजली अनगिनत तीरों में बदलकर आसपास सबको कवर करते हुए अटैक करती है। यू तियानहिंग की तीसरी स्किल के बारे में डुगुयान को भी पता नहीं था। बस उसने चिताया कि अगर खतरा दिखे तो तुरंत जज को मदद के लिए बुलाना। मैंने दिल से शुक्रिया कहा। ये सारी जानकारी दिमाग में रख ली। असल में इस जानकारी के बिना भी मुझे इस फाइट की कोई चिंता नहीं थी। यू तियानहिंग भले मुझसे एक रिंग ज्यादा है, पर माना पावर का गैप बहुत ज्यादा नहीं। थंडर एट्रीब्यूट भी मेरे ब्लू सिल्वर एम्परर को असल में काउंटर नहीं कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी 5 सोल में गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन मिला हुआ है। अगले दिन सुबह की क्लास खत्म होते ही यू तियानहिंग बेसब्री से क्लास के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जोर से घोषणा कर दी कि वो स्टेज पर मेरा इंतजार करेगा। ये शोर पूरी क्लास का ध्यान खींच गया। ये लिंगलिंग ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि डुगु यान कल रात पहले ही उससे पूरी बात पूछ चुकी थी। उसे लगा ये पूरा झगड़ा उसी की वजह से शुरू हुआ। सुबह सुबह उसने मुझसे खासतौर पर माफी भी मांगी। मैंने यू तियानहेंग की गलती उस पर नहीं मढ़ी, बस उससे कहा कि स्टेज पर मेरे लिए सपोर्ट करना, इससे ना सिर्फ उसका गिल्ट कम होगा, बल्कि इस मुसीबत को उसे दिल पर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जल्द ही एकेडमी के स्टेज के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए। यू तियानहेंग एक तरफ घमंड से खड़ा था, मैं दूसरी तरफ शांति से खड़ा जज के फाइट शुरू ऐलान का इंतजार कर रहा था। ये लिंगलिंग और दुगु यान भीड़ के सबसे आगे खड़ी थी। दोनों की नजरों में चिंता साफ थी। ये लिंगलिंग ने धीरे से पूछा, क्या मैं जीत पाऊंगा? दुगु यान बस इतना कह पाई। मैं खुद बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहा था। जज बीच में आया, दोनों पक्षों को 5 सोल रिलीज करने का इशारा किया। मैं यू तियानहेंग ठंडी हंसी हंसा, धमकी दी कि आज मुझे रियलिटी का मतलब समझाएगा। फिर उसने तुरंत अपना ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बॉडी फुल कर दिया। नीले बैंगनी थंडर लाइट उसके माथे से फूट पड़ी। एक झटके में पूरा शरीर हट गया। अनगिनत इलेक्ट्रिक स्नैक्स शरीर के आसपास घूमने लगे। माथे पर लाइटनिंग मार्क प्रकट हुआ। पूरी दाहिनी बाह तेजी से फैलकर बदलने लगी। उसका दाहिना हाथ नीले स्केल से ढका हुआ ड्रैगन क्लॉ बन गया। चारों तरफ 3 सोल रिंग्स पीली पीली बैंगनी बाह के इर्द गिर्द घूमने लगी। नीचे भीड़ में तुरंत किसी ने हैरानी से कहा, यह तो वही मशहूर समान लेवल में स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग अटैक मार्शल सोल ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन है। ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन सोल मास्टर जब थर्ड रिंग पाता है, शरीर धीरे धीरे इसमें ढलने लगता है, हर नई रिंग के साथ। आखिरकार एक तरफ टॉप लेवल एनिमल मार्शल सोल था, 3 रिंग सोल जोन। दूसरी तरफ सिर्फ अभी अभी तियानजी लेवल क्लास में आया एक इंसर्शन स्टूडेंट। जहां सब मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, मैंने भी अपना मार्शल सोल रिलीज किया। नीली सुनहरी रोशनी पैरों से फैलकर अनगिनत चमकदार ब्लू सिल्वर एम्परर स्टेज के आसपास से तेजी से उगने लगे। 5 सोल पूरी तरह अवेकन होने के बाद अब मुझे हथेली से ब्लू सिल्वर ग्रास बुलाने की जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ आसपास वनस्पति या मिट्टी हो तो मैं सीधे एनवायरनमेंट से ब्लू सिल्वर एम्पर उगाकर अपना कॉम्बैट जोन बना सकता था। नीली सुनहरी पत्ती पर बहती हुई बारीक ड्रैगन पैटर्न्स दिखने में नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास से पूरी तरह अलग। नीचे खड़ी भीड़ एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाई, बस अंदाजा लगाती रही कि ये कोई बेहद दुर्लभ प्लांट मार्शल सोल होगा। और सामने खड़े यू तियानहिंग को मेरी 5 सोल से एक ड्रैगन रेस और महसूस हुई। उसका चेहरा हल्का सा बदल गया,
समझ नहीं पाया कि एक प्लांट 5 सोल बीस्ट 5 सोल से भी ज्यादा प्योर ड्रैगन ऑरा कैसे रख सकता है। अगले पल एक पीली और एक बैंगनी, दोनों रिंग्स मेरे पैरों के नीचे से धीरे धीरे उठ गईं। सेकंड रिंग ने सारे स्टूडेंट्स की समझ को पूरी तरह तोड़ दिया, यहाँ तक कि ये लिंगलिंग और दुगुयान की आंखें भी चौड़ी हो गईं। साफ था उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी असली स्ट्रेंथ इतनी हैरान करने वाली हो सकती है। यूतियान हैंग तो और भी नहीं मान पा रहा था। ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जूम का यंग मास्टर होने के नाते उसे 3 टॉप सेट्स का सपोर्ट मिला हुआ था। फिर भी उसकी थर्ड रिंग सिर्फ 1000 YEAR से थोड़ी ज्यादा थी, जबकि मेरी सेकंड रिंग ऑलरेडी 1000 ईयर लेवल तक पहुंच चुकी थी। जज भी जड़ खड़ा रह गया। जब तक मैंने उसे याद न दिलाया वो होश में नहीं आया। हाथ उठाकर फाइट शुरू घोषित किया। यू तियानहेंग ने कोई बात नहीं की, तुरंत आगे बढ़कर सीधे मेरी तरफ झपटा। पहली रिंग एक झटके में चमक उठी। ड्रैगन क्लॉ पर बिजली तेजी से जमा होने लगी। अभी अभी वो मैंने भी अपनी पहली रिंग चमकाई। अनगिनत ब्लू सिल्वर एम्परर की सतह पर मौजूद सुनहरे पैटर्न एक साथ पीली भूरी रोशनी से चमक उठे। यही थी मुझे 600 YER यान ये ड्रैगन से मिली पहली सोल स्किल फ्लेम स्पिरिट। फ्लेम स्पिरिट ब्लू सिल्वर एम्परर की हार्डनेस, टफनेस और एनर्जी अटैक से रेजिस्टेंस को पूरी तरह बढ़ा देती है। और भी इंपॉर्टेंट बात, मेरी बुलाई हुई सारी ब्लू सिल्वर एम्परर इस स्ट्रेंथनिंग को एक साथ शेयर करती हैं। मैंने ब्लू सिल्वर एम्परर को बुनकर एक मोटी दीवार बना दी। यू तियानहेंग का थंडर ड्रैगन क्लॉ सीधे टकराया। अनगिनत इलेक्ट्रिक स्नेक्स जबरदस्ती घूमे, पर वो सिर्फ पत्तियों की सतह पर फूटकर डिफेंस तोड़ ही नहीं पाए। अटैक को रोकते हुए मैं पहले ही दोनों यूतियानहेंग ने अब दूसरी और तीसरी रिंग भी नहीं बचाई। दोनों एक साथ चमक उठी। उसका पूरा शरीर एक चमकदार नीली रोशनी में लिपट गया। भयंकर बिजली सीधे मेरे शरीर पर लिपटी ब्लू सिल्वर एम्पर को तोड़ डाली। उसकी हालत फिर से और भी तेजी से बढ़ गई। उसकी थर्ड सोल स्किल का नाम था थंडर एथ, जो थंडर की पावर को डबल कर देती है। माना पावर स्ट्रेंथ हाफ तक बढ़ा देती है। बदले में लगातार माना पावर खत्म होती है और शरीर पर भारी बोझ पड़ता है। यही पहली बार था जब यू तियानहेंग ने असल लड़ाई में थंडर एथ खोली। इस भयंकर एनर्जी से उसकी इमोशंस बेकाबू हो गईं। उसके शरीर के आसपास इलेक्ट्रिक स्नेक्स सेकंड सोल स्किल के असर से घने बिजली वाले तीरों में बदल गए। अनगिनत लाइटनिंग सीधे मेरी तरफ बरसने लगी। थंडर ड्रैगन क्लॉ भी इस बूस्ट से फिर से तैयार हो गई। मैंने तुरंत ब्लू सिल्वर एम्पर को कई परतों में अपने आगे बुनकर मल्टी लेयर डिफेंस बना ली। सामने से ये पूरा वार झेल लिया। जैसे ही बिजली की रोशनी पूरा स्टेज ढकने वाली थी, नीचे भीड़ से अचानक ये लिंगलिंग की आवाज सुनाई दी, शिया युआन जीत लो। उसका चेहरा लाल था, नजरें बस स्टेज पर चल रही लड़ाई पर टिकी थीं। दुगुयान हैरान होकर उसे देखने लगी, क्योंकि ये लिंगलिंग नॉर्मली बहुत कम खुलकर बोलती। ऊपर से इतने सारे लोगों के सामने किसी लड़के के लिए चीयर करना तो बिल्कुल नहीं करती। ये लिंगलिंग बस धीरे से एक्सप्लेन कर पाई कि उसने पहले ही मुझसे ये वादा किया था। बगल के स्टूडेंट्स ये सुनकर और भी हैरान हो गए। एक गोल्डन हेयर लड़के ने तो कहा, मैं तो अभी अभी एकेडमी में। मेरी बैंगनी सेकंड रिंग अचानक चमक उठी। एक सुनहरी चमकती ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर मेरे दाहिने हाथ में तेजी से रूप लेने लगी। जज को स्पीयर में कंप्रेस हुई भयंकर पावर महसूस होते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगले ही पल यूतियानहेंग का थंडर 10,000 आउटर डिफेंस फाड़ गया। थंडर ड्रैगन क्लॉ भी साथ में सीधे मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे नहीं हटा, सीधे ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर फेंक दी। सुनहरी लंबी स्पीयर एक झटके में थंडर ड्रैगन क्लॉ को चीरकर हजारों बिजलियों में तोड़ गई। फिर बिना रुके सीधे यू तियानहेंग की तरफ बढ़ती गई। यू तियानहेंग ने पहली बार थंडर रॉथ इस्तेमाल किया। इसलिए पहले ही बहुत सारा सेम टाइम। असल में इस फाइट की जज जिम्मेदारी संभाल रही टीचर एक असली 6 रिंग सोल एम्परर निकली। जज ने सोल स्किल एक्टिवेट करके दोनों हाथों से एक सफेद शील्ड आगे कर दिया। ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर जोर से उससे टकराई। स्पीयर की जबरदस्त पेनिट्रेशन पावर से शील्ड भयंकर कांप उठी। आखिरकार उस सोल एम्परर ने बड़ी मुश्किल से इसे रोका। यूतियानहेंग जज के पीछे खड़ा था। माथे पर पहले से घबराहट भरा पसीना था। उसे साफ पता था कि अगर टीचर ने बीच में मदद नहीं की होती तो वो बिना तैयारी वाले हालात में उस स्पीयर का सामना डायरेक्ट फेस नहीं कर पाता। सारे मौजूद स्टूडेंट्स चुप हो गए। एक सेकंड रिंग बिग सोल मास्टर ने सीधे उस 3 रिंग सोल जोन को हराया जिसका मार्शल सोल ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन है। वो भी पूरी फाइट में मुझे लगभग कोई चोट नहीं आई। ये न सिर्फ प्रूव करता है कि मेरी 5 सोल की स्ट्रेंथ टॉप लेवल एनिमल 5 सोल से कम नहीं, बल्कि ये भी दिखाता है कि कॉम्बैट अवेयरनेस और सोल स्किल यूसेज में मैं उस यंग मास्टर से कहीं आगे हूँ जो बचपन से। नतीजा सबके सामने था। जज ने 5 सोल समेटते हुए घोषित किया, युतियानहेंग वर्सेस सिया युआन सोल फाइट, सिया युआन की जीत। साथ ही वार्निंग भी दी कि स्टेज छोड़ने के बाद कोई प्राइवेट झगड़ा नहीं होना चाहिए, वरना एकेडमी किसी को भी नहीं बख्शेगा। मैंने बुरे मुंह वाले युतियानहेंग को देखा, पूछा, क्या वो अभी भी मानने को तैयार नहीं? युतियानहेंग ने दांत भींचकर कहा, इस बार वो सिर्फ लापरवाह हो गया था। अपने ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की असली पावर कभी दिखाई ही नहीं। मैंने उससे बहस नहीं की, बस ठंडे स्वर में याद दिलाया कि फाइट से पहले वही तो प्रोवोक कर रहा था। अब जब हार गया है तो अपने खुद कहे शब्दों के लिए फॉर्मली माफी मांगनी चाहिए। यू तियानहिंग का चेहरा लगातार खिंचता रहा। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बेइज्जती दबाकर झुककर कहा, मैं गलत था। पर माफी खत्म होते ही उसके दोनों पैर अचानक कमजोर पड़ गए। वो सीधे स्टेज पर घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरा माहौल एक झटके में एकदम शांत हो गया।
यहाँ तक कि यू तियानहेंग खुद भी जड़ रह गया। किसी ने भी उसे मजबूर नहीं किया था, माफी पहले ही खत्म हो चुकी थी, फिर भी वो सबके सामने खुद ब खुद घुटनों के बल झुक गया। ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोंग का यंग मास्टर होने के नाते ये हरकत हार से भी ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल थी। यू तियानहेंग की इमोशंस एक झटके में बेकाबू हो गईं और आज जोर से उछला। फिर उसने मदद के लिए बढ़ते जज को धकेल दिया, बदहवास होकर स्टेज से नीचे भागा। मैं उसे जाते देखता रहा। थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो मैंने बस माफी मांगने को कहा था, उसे कुछ और करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसकी अपनी साइकी हार सह नहीं पाई। ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोन को पता चलने के बाद वो क्या करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं। मैंने यूथ यानहेंग को कंट्रोल नहीं किया, ना ही अकादमी का कोई रूल तोड़ा। सभी स्टूडेंट्स और जज इसकी गवाही दे सकते हैं। फाइट खत्म होने के बाद भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, पर ये लिंगलिंग और दुगुयान अब भी मेरा इंतजार करते हुए वहीं खड़ी थी। मैं उनके पास गया। ये लिंगलिंग का पहला वाक्य था, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदारी लूंगी। उसकी बात इतनी सीरियस थी कि मुझे थोड़ी हंसी। यू तियानहेंग का खुद प्रोवोक करना उसका अपना फैसला था। इसका ये लिंग से कोई लेना देना नहीं, उसे बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मैंने सुझाव दिया कि हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं, आगे से सीधे नाम से बुलाना बेहतर होगा। ये लिंगलिंग ने अनजाने में जवाब दिया कि मैं उसे लिंगलिंग बुला सकता हूँ। ये शब्द निकलते ही वो शर्म से लाल होकर मुंह ढंक बैठी। डुगुयान भी अजीब सी नजरों से उसे देखने लगी, क्योंकि इतने साल की जान पहचान के बावजूद उसने ये लिंगलिंग को कभी किसी और स्टूडेंट के प्रति इतना खुला नहीं देखा। अकेडमी की वो शांत, दूर रहने वाली फूल जैसी लड़की जैसे सच में बदल गई हो। ये लिंगलिंग ने जल्दी से बात बदल दी, मुझे याद दिलाया कि यू तियान हिंग को इतनी बड़ी हार मिली है। ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोंग शायद ऐसे ही चुप नहीं बैठेगा। उसने घर जाकर अपने पिता से मुझे बचाने की रिक्वेस्ट करने की पेशकश की। मैंने सीधे मना कर दिया। अगर ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोंग बात समझने वाला होता तो किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं होती। अगर वो पावर से दबाने का फैसला कर लें तो चाहे ये फैमिली भी सामने आए, फिर भी सच में मदद नहीं कर पाएगी। ये लिंगलिंग थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली कि वो मुझे एक भोजन खिलाना चाहती है, अपनी माफी के तौर पर। इस बार मैंने मना नहीं किया। आखिरकार आगे हम शायद येलो बीन टीम के सच्चे मेंबर्स बनेंगे। दुगुयान ने मेरे हामी भरते देख अचानक कहा, उसे कुछ काम है। मुझे और ये लिंगलिंग को पहले कैंटीन जाने को कहा। मैंने डुगुयान कहाँ जा रही है नहीं पूछा, क्योंकि फाइट खत्म होने के बाद मैंने चुपके से यू तियान हैंग पर एक बार खाली हाथ छोरी इस्तेमाल की थी। इस बार लकी क्रिटिकल नहीं मिला, पर एक स्पेशल आइटम मिली, एक 1000 ईयर गोल्डन जेल, जो एक रेयर सोल बीस्ट के शरीर से बनता है। प्रेशियस मटेरियल है। खाने पर यह मसल्स, बोन्स और मेरिडियन स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी टॉलरेंस को काफी बढ़ाता है। मेरे लिए ये बिल्कुल सूटेबल है। मेरी डेस्टिन सेकंड रिंग बॉडी क्वालिटी और कल्टीवेशन के साथ बढ़ती है, इसलिए जो भी हो बॉडी स्ट्रेंथन करने वाला रेयर ट्रेजर इनडायरेक्टली इसी रिंग को मदद करता है। गोल्डन जेल जरूर नहीं छोड़नी चाहिए, पर इसका थोड़ा साइड इफेक्ट भी है। एक बार में ज्यादा खाने से शरीर में कुछ वक्त के लिए एनर्जी इंबैलेंस हो सकता है। मैंने पहले क्वांटिटी कंफर्म करने का सोचा, फिर डिसाइड करूंगा कैसे बांटकर एब्सॉर्ब करना है ताकि कल्टीवेशन पर असर ना पड़े। मेरे और ये लिंगलिंग के जाने के बाद दुगुयान ने अपने पास से एक स्पेशल टोकन निकाला। उसे लगा अगर कल उसने जल्दबाजी में गलतफहमी ना पाली होती तो शायद बाद वाला ये पूरा झगड़ा शुरू ही नहीं होता। चूंकि सब उसी की वजह से शुरू हुआ, वो अपने तरीके से भरपाई करना चाहती थी। डुगुयान आखिरकार एकेडमी छोड़कर अकेले लुओई फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ी, पूरे कॉन्टिनेंट पर अपने सबसे बड़े सहारे को ढूंढने के लिए। जंगल के बाहरी हिस्से पर पहुंचकर डुगुयान ने आसपास कोई ना होने का कंफर्म किया। कुछ ही देर में एक ग्रे रोब पहने डार्क ग्रीन बाल वाला बूढ़ा चुपचाप प्रकट हुआ। उसकी प्यूपिल्स भी वैसे ही डार्क ग्रीन थीं। बिना माना पावर रिलीज किए भी खतरे की ऑरा खुद ब खुद उससे निकल रही थी। डुगुयान ग्रीन हेड बूढ़े को देखते ही तुरंत दौड़कर उसकी गोद में आ गई। डुगुबू का पहले वाला सख्त एक्सप्रेशन एक झटके में नरम पड़ गया। अभी तो उसने उसकी प्रोग्रेस की तारीफ भी नहीं की थी कि उसने जल्दबाजी में बीच में टोका। डुगुयान ने अपने दादा को बताया कि वो खास तौर पर इसलिए उन्हें बुलाकर लाई क्योंकि एक अर्जेंट बात हुई है। डुगुबो ने सुनते ही चेहरा गंभीर कर लिया। पहला ख्याल यही आया कि किसी ने एकेडमी में उसकी पोती को परेशान किया है। डुगुयान ने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। कहा, असली मुसीबत में जो पड़ा है वो खुद नहीं, बल्कि डुगुबो सुनकर उसकी नजरें तुरंत बदल गईं। उसने पहले यू तियानहेंग के बारे में नहीं पूछा, ना ही पूरी घटना, बल्कि आंखें सिकोड़कर पोती को देखते हुए पूछा, यान यान, क्या तुझे उस लड़के से प्यार हो गया? डुगुयान शुरू में कुछ समझ ही नहीं पाई, फिर जब समझा कि दादा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, गाल तुरंत गुलाबी हो गए। हाथ उठाकर एक झटका डुगुबो को मार दिया। तुरंत इनकार किया कि उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। उसने एक्सप्लेन किया कि उसे बस लगा ये सारी मुसीबत उसी की वजह से शुरू हुई। वो आंखों के सामने मुझे ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोंग की टारगेट बनते नहीं देख सकती। पर वो जितनी गंभीरता से एक्सप्लेन करती गई, डुगुबो के चेहरे पर मुस्कान उतनी ही बढ़ती गई। डुगुबो ने बिना ज्यादा सोचे मुझे बचाने की हामी भर दी, पर पोती से पूरी घटना विस्तार से सुनाने को कहा। डुगु यान को पता था उसके मुंह से जो वर्जन निकला वो शायद थोड़ा अपने आप को बेहतर दिखाने वाला था। डुगुबो ने सुनकर अपनी दाढ़ी सहलाई, सीधे कमेंट किया कि मुझ में स्ट्रेंथ है, जिम्मेदारी लेने वाला हूँ, टैलेंट भी काफी स्ट्रांग है, पूरी तरह पोती के लिए अच्छा मैच हो सकता हूँ। डुगुयान शर्मा और गुस्से से भर गई। दादा को फिर से बकवास न करने को कहा।
वो ये लिंगलिंग के मेरे प्रति अजीब बर्ताव की बात भी बताने वाली थी, पर सोचकर वापस निकल गई। उसे लगा अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी सेफ्टी सुनिश्चित करना है। ये लिंगलिंग क्यों मेरे प्रति स्पेशल कनेक्शन महसूस करती है वो बाद में धीरे धीरे पता कर लेगी। अभी नई बात उठाने की जरूरत नहीं। रात होने के बाद मैं रॉयल एकेडमी के अपने सिंगल पर्सन डॉम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। जब से मुझे एडवांस्ड मेडिटेशन मेथड मिली, मैं पहले से ही मुझे लगा कि आसपास कुछ ठीक नहीं। जब से मैंने ब्लू सिल्वर डोमेन अवेकन की है, आसपास के पौधों और लाइफ ऑरा के प्रति मेरी सेंसिटिविटी नॉर्मल सोल मास्टर्स से बहुत आगे कर चुकी है। खासकर रॉयल एकेडमी में जहाँ वेजिटेशन बहुत घनी है, ब्लू सिल्वर ग्रास हर जगह मौजूद है। कोई भी अनजान ऑरा इस इलाके में घुसते ही पौधों के सेंस में एक निशान छोड़ जाती है। मुझे पूरी तरह छिपाना आसान नहीं। मैंने धीरे से आंखें खोली। पहला ख्याल आया, ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोंग ने किसी को भेजा होगा। यू तियानहेंग अभी अभी स्टेज पर बेइज्जत हुआ था। सेक्ट अगर सच में सीक्रेटली रिवेंज लेना चाहे तो ये पॉसिबल ही है। मैंने अफरा तफरी मचाने की बजाय चुपचाप ब्लू सिल्वर डोमेन फैलाई और डॉम के आसपास के पौधों से कनेक्शन बनाई। अनगिनत धुंधली तस्वीरें तुरंत दिमाग में आने लगी। उनमें सबसे साफ था एक ग्रीन हेड बूढ़ा लेट नाइट में तियांडो रॉयल एकेडमी में आया था और लगातार मेरे डॉम के पास ही रुका हुआ था। इस इंसान की पहचान अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जरूर टाइटल डुगू बो ही है। पर सवाल यह है कि डुगू बो इस वक्त क्यों खासतौर पर मुझे ढूंढने आया है। डुगू यान के स्टेज छोड़ने से पहले वाले अजीब बर्ताव को याद करके मुझे जल्द ही पूरा माजरा समझ आ गया। डुगू यान शायद यही सोच रही होगी कि मैंने यूतियानहेंग से दुश्मनी मोल ले ली, ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोन की रेत से डरकर। इसलिए सच में मुझे बेचैन कर रहा है। डुगुबो का स्वभाव ना नेक ना बुरा, सिर्फ अपनी मर्जी से चलता है। कोई नहीं जानता वो अगले पल क्या कर बैठेगा, पर वो साथ में जिस पर सच में भरोसा करता है उसे मदद भी देता है। मैं पहले से सोच रहा था कि आइस फायर ट्विन आइस तक कैसे पहुंचा जाए। सोचा नहीं था डुगुबो खुद मेरे सामने चलकर आ जाएगा। मौका सामने है तो मैं इसे गंवाने वाला नहीं। मैंने मेडिटेशन खत्म की, बिस्तर से उठा, चुपचाप खिड़की तक गया। रॉयल एकेडमी में सिर्फ तियान वे लेवल स्टूडेंट्स ग्रुप डॉम में रहते हैं। मेरे आसपास कोई और स्टूडेंट नहीं। आवाज किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये कंफर्म कर मैंने अंधेरे जंगल की तरफ देखा। जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, पता नहीं कौन आदरणीय आए हैं। इतनी देर से यही हैं तो सामने आकर मुझसे मिल क्यों नहीं लेते। अगर इतनी आसानी से एक वाक्य से डरकर मर जाता तो अब तक इतने सालों सेफली जिंदा नहीं रह पाता। मैंने फिर से बोला। इस बार आवाज पहले से भी कॉन्फिडेंट थी। आदरणीय, जब आप इतनी देर से यहाँ रुके हैं तो कोई खराब इरादा नहीं होगा। क्या आपकी हैसियत इस लायक भी नहीं कि एक छोटे इंसान से दो बातें कर लें। इस बार अंधेरे से आखिरकार एक हंसी सुनाई दी। ग्रीन हेड बूढ़ा पेड़ों की छाया से धीरे धीरे बाहर निकल आया। आंखों में साफ हैरानी थी। तू सच में मुझे ढूंढ निकाल सकता है छोरे, मैंने शांति से कहा। यह बस मार्शल सोल टैलेंट का इस्तेमाल है। फिर हाथ जोड़कर सलाम किया। जानबूझकर उसकी पहचान और रात के अंधेरे में यहाँ छिपने का मकसद पूछा। डुगुबो ने छिपाने की कोशिश नहीं की, सीधे पॉइजन डोलुओ का नाम बता दिया। फिर उसने ऊपर से नीचे मुझे देखा, कहा, वो बस ये देखना चाहता है दुगुयान ने असल में क्या कहा था। या फिर दुगुबो की अपनी कल्पना इतनी ज्यादा थी कि उसने खुद ही इतनी बड़ी बात समझ ली। मैं खिड़की के पास खड़े रहकर बात नहीं करता रहा। उसे अंदर आने का न्योता दिया। डुगुबो ने खिड़की देखकर मुंह बनाया, नाराजगी से कहा कि वो शानदार पॉइजन डलुओ कभी किसी दूसरे के कमरे में खिड़की से नहीं घुसेगा। मैं थोड़ी बेबसी से फ्रंट डोर की तरफ चला। डुगुबो के डोर में आने पर उसने पहले ध्यान से मेरी शक्ल देखी, फिर संतुष्ट होकर सिर हिलाकर कहा, मैं थोड़ी उसकी जवानी वाली खूबसूरती से मिलता जुलता हूँ। मैं उसके अभी के धंसे हुए गालों को देखकर मन में सोचा कि हैंडसम शब्द को इससे जोड़ना बिल्कुल मुश्किल था। पर उसकी खतरनाक नजरें देखकर मैं इसे प्रेटेंड करने लगा जैसे अभी अभी उसकी पहचान पहचानी हो। जानबूझकर पूछा, क्या वो डुगुयान के असली दादा है। उसने सीधे मान लिया, साथ में बताया कि डुगुयान को लगता है उसी के कारण मैं यूत यानिन से दुश्मनी में फंसा, इसलिए उसने जिद करके उसे भेजा ताकि वो चुपचाप मेरी रक्षा करे। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इतना पॉइजन डुलियो के निशान तक पहचान सकता हूँ। मैंने ऊपर से शांति बनाए रखी, अंदर ही अंदर पहले से अगला कदम सोच रहा था। डुगुबो अगर खुद यहाँ चलकर आ गया है तो इसका मतलब है आइस फायर ट्विन आइस तक जाने का दरवाजा अब चुपचाप खुल चुका है। 5 सोल अवेकनिंग वाले दिन मैंने बस टैंग सैन पर एक बार स्किल यूज की थी। उसकी सालों की मेहनत वाली ज्ञानतान मानो पावर सीधे मेरे शरीर में ट्रांसफर हो गई और उसे तो पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी का रास्ता चुपचाप मैंने बदल दिया है। अगले एपिसोड में डुगुबो आगे का सवाल यही है कि इस खजाने की जगह से मिलने वाला भाग्य कैसे हासिल करूं। ये डिपेंड करेगा कि मैं उसे कैसे भरोसा दिलाऊं। मैंने ब्लू सिल्वर डोमेन की एबिलिटी आगे एक्सप्लेन नहीं की। डुगुबो ने अचानक मेरा बैकग्राउंड पूछ लिया, शायद जानना चाहता था कि मैं ब्लू स्टोर ओवरलॉर्ड ड्रैगन जोंग से दुश्मनी लेने की हिम्मत कैसे रखता हूँ, फिर भी इतना शांत कैसे हूँ। मैंने सिर हिलाकर बताया कि मैं बचपन से शेंगुन लिज में रहता आया हूँ। माता पिता जल्दी गुजर गए, बस अवेकनिंग के वक्त किस्मत अच्छी रही, जानतियान फुल माना पावर मिल गई। बिल्कुल नहीं पता कि पीछे कोई ताकत है। शैंतियान फुल माना पावर सुनते ही डुगुबो के ऑब्जर्व करने वाले हाथ की हरकत साफ रुक गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने अंदाजा लगाया कि मेरी 5 सोल जरूर या तो कोई टॉप लेवल ब्लड लाइन है या फिर कोई बेहद दुर्लभ। मेरी मार्शल सोल शुरू में ब्लू सिल्वर ग्रास थी। दुगुबो ने थोड़ा सोचकर तुरंत नजर लगाया कि मेरे पूर्वजों में जरूर कोई टॉप लेवल मार्शल सोल ब्लड लाइन रही होगी। मानना पड़ेगा,
डुगुबो का जजमेंट यू शाओगांग से कहीं ज्यादा रिलायबल है। अगर मेरे पास सिस्टम ना होता तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास को इस लेवल तक प्यूरिफाई करना सच में सिर्फ हिडन ब्लड लाइन से ही एक्सप्लेन हो सकता था। दोनों थोड़ी देर चुप रहे, फिर दुगुबो ने कैजुअली मेरी उम्र पूछी। मैंने शांति से जवाब दिया कि मैंने मार्शल सोल अवेकन किए, बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है। बात खत्म होते ही वो अचानक कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। डुगुबो ने मुझे ऊपर नीचे देखा, जैसे किसी अजूबे को देख रहा हो। उसे पहले से ही मेरी शक्ल थोड़ी बच्चों जैसी लगी थी, और उसने पॉइजन गू फैमिली की जो विलन स्नेक 5 सोल है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही पॉइजन से खत्म होती रही। अगर मेरी लाइफ एट्रीब्यूट उनका ब्लड लाइन इंप्रूव कर दे तो शायद पॉइजन गू फैमिली से जुड़ना भी बुरी बात ना हो। जब पॉइजन गू वो उम्र के गैप को लेकर सोचने लगा, मैंने भी आखिरकार सीधे एक्शन लेने का फैसला किया। इस सो कॉल्ड फेरी ग्रास वाली बात पर रिस्क लेने के बजाय बेहतर था कि मैं अपनी ऑलरेडी मौजूद एबिलिटी से एक अपना खुद का सूटेबल बहाना क्रिएट करूं। मैंने पॉइजन गू बो को ध्यान से देखते हुए पूछा, आदरणीय, क्या मैं आपसे 2 सवाल पूछ सकता हूँ? उसका मूड अभी अच्छा था। हाथ हिलाकर कहा, जो पूछना खुलकर पूछो। मेरा पहला सवाल सिंपल था, आदरणीय के पास क्या मेडिसिनल हर्ब्स उगाने की कोई खास जगह है? ये बात निकलते ही पॉइजन गूबो की नजरें एक झटके में तेज हो गई। उसने तुरंत पूछा, मुझे कैसे टाइटल डोलियो तक की ऑरा को भी सेंस कर सकता हूँ, तो मेडिसिनल सोर्स ढूंढ लेना भी वाजिब सी बात है। हर्ब्स भी आखिर प्लांट्स ही हैं। इस एक्सप्लेनेशन में कोई साफ लूपहोल नहीं था। पॉइजन गूबो ने याद किया कि मैंने अभी अभी उसे भी ढूंढ निकाला था। आखिरकार धीरे से सिर हिलाकर मान लिया कि उसके पास सच में एक स्पेशल मेडिसिनल सोर्स है। उसे मानते देख मैंने अपना दूसरा सवाल पूछ दिया, आदरणीय के पास मेडिसिनल सोर्स है तो शायद दवाइयों की भी अच्छी जानकारी होगी। फिर आप हर्ब्स का इस्तेमाल अपने शरीर में लगातार जमा हो रहे पॉइजन को सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं करते? उस पल एक भयंकर प्रेशर पॉइजन गूबो के अंदर से फूट पड़ी। पूरा कमरा जैसे किसी अदृश्य चट्टान से दब गया हो, यहाँ तक कि हवा भी भारी हो गई। साफ था, इस बात में उसके किसी सीक्रेट को छू लिया था। शुक्र है पॉइजन गूबो ने तुरंत गुस्सा नहीं दिखाया। थोड़ी देर सोचकर उसने खुद ही अपना दबाव वापस समेट लिया। ठंडे स्वर में उल्टा पूछा, मैं पॉइजन को अपना टाइटल बनाकर रखता हूँ, मुझे मेरा अपना पॉइजन कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने शांति से जवाब दिया, अगर आदरणीय के शरीर में कोई समस्या ना होती तो आप इस बात पर बस हंसकर टाल देते, पर आपकी अभी की पहली रिएक्शन ही मेरी बात प्रूव कर गई। पॉइजन गूबो काफी देर मुझे घूरता रहा, आखिरकार हंस पड़ा, गाली दी कि मैं उम्र में छोटा हूं पर दिमाग बहुत तेज है। पर उसे असल में जो क्यूरियोसिटी थी वो ये कि मैंने उसकी बॉडी कंडीशन कैसे पहचानी। मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरी ब्लू सिल्वर एम्परर में बेहद गाढ़ी लाइफ एट्रीब्यूट है, जो किसी की लाइफ ऑरा को थोड़ा बहुत सेंस कर सकती है। पॉइजन गूबो के शरीर में पॉइजन और लाइफ फोर्स के बीच जो भयंकर टकराव है वो पूरी तरह छिपाना मुश्किल है। ये बात पूरी तरह झूठ नहीं थी। ब्लू सिल्वर डोमेन सच में लाइफ कंडीशन सेंस कर सकती है, बस कंडीशंस मेरी कही बात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पर पॉइजन गूबो को बिलीव कराने के लिए ये काफी थी। काफी देर चुप रहने के बाद पॉइजन गूबो ने आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, अगर तू समस्या पहचान सकता है तो क्या इसे सॉल्व भी कर सकता है? इस बार उसका टोन पहली बार सच में गंभीर हुआ। मैंने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि मेरे पास एक तरीका है जो बैकलैश को कम कर सकता है, पर सिर्फ सिम्टम्स ठीक करेगा, रूट कॉज पूरी तरह हटा नहीं सकता। अगर सारा पॉइजन पूरी तरह हटा दिया जाए तो शायद उसकी पूरी पॉइजन बेस्ड पावर भी उसके साथ खत्म हो जाए। पॉइजन गूबो सालों से स्नेक पॉइजन के साथ कल्टीवेट करता आया है। ये पॉइजन अब उसकी मान पावर से पूरी तरह घुल मिल चुका है। उससे अपनी पूरी कल्टीवेशन छोड़कर हेल्थ पाने को कहना वो शायद तैयार भी ना हो। ऊपर से अगर शरीर से अचानक पॉइजन पूरी तरह हट जाए तो नई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसलिए मैंने सोल बोन में पॉइजन जमा करने वाला आइडिया सोचा, मेडिसिन की मदद से उसके शरीर के अनकंट्रोल्ड पॉइजन को धीरे धीरे सोल बोन में रीडायरेक्ट करना। इससे बैकलैश भी कम होगा और उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन को डायरेक्ट नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। असल में इंपॉर्टेंट मेडिसिन तो 8 कॉर्नर मिस्टिक आइस ग्रास और इंटेंस फायर हर्ब को साथ अब्जॉर्ब करके बनी, पर ये सीक्रेट मुझे अभी बिल्कुल पॉइजन गूबो को पहले से नहीं बताना है। मेरे पास भले टांग सान की पूर्व जन्म वाली मेडिसिन बनाने वाली एबिलिटी जैसी एक्सपर्टीज नहीं है, पर ब्लू सिल्वर एम्परर को प्लांट्स के लिए नेचुरल सेंस है। नस चलाने और ब्लड सर्कुलेशन वाली हर्ब्स ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं, तो मुझे बस नॉर्मल हर्ब्स को कवर के तौर पर इस्तेमाल करना है। फिर उसमें अपने शरीर में कन्वर्ट हुई आइस फायर मेडिसिन पावर मिलाकर ओरिजिनल ट्रीटमेंट मेथड जैसा एहसास कराना है, ताकि पॉइजन गूबो को लगे कि असल में असर उसी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन से हो रहा है। पॉइजन गूबो काफी देर सोचता रहा, आखिरकार फिर कंफर्म किया, पक्का तो मेरा शरीर बेहतर कर सकता है? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस एक बात जोड़ दी, सिर्फ आप नहीं, दुगु यान भी वैसी ही। ये पोती की बात सुनते ही वो खुद कितना भी दर्द झेल ले उसकी परवाह नहीं करता, पर अगर यही तकदीर दुगुयान पर भी पड़े तो ये उसके लिए सबसे मुश्किल बात होगी। इसीलिए चाहे सिर्फ एक धागे जितनी उम्मीद हो, वो कोशिश जरूर करेगा। पॉइजन गो ने फिर से मुझे देखा, अचानक कहा, उम्र का फासला शायद कोई मुद्दा ही नहीं। मैं काफी देर तक सोचता रहा, तब समझ आया, ये बूढ़ा तो पहले से ही मुझे अपना पोता दामाद बनाने की सोचने लगा है। मैं तो उसे सिर्फ रिसोर्सेज का दरवाजा मानता था, वो तो सीधे मुझे परिवार का हिस्सा बनाने की सोच में डूबा है। शुक्र है पॉइजन गूबो ने इस टॉपिक को ज्यादा नहीं बढ़ाया, बल्कि डिसाइड किया कि कल वो खुद मुझे एकेडमी से लीव दिलाकर ले जाएगा। बात इतनी स्मूथली हो गई कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि इस काम में कई दिन लगेंगे, पर दुगुयान अभी सिर्फ सेकेंड रिंग कल्टीवेशन से मैंने यूतियान हैंग को हरा दिया।
अगर मुझे उन रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा अब्जॉर्ब करने का मौका मिले तो स्ट्रेंथ जरूर एक नई छलांग लगाएगी। मेरी डेस्टिन्ड सेकंड रिंग बॉडी क्वालिटी बढ़ने के साथ ईयर लिमिट भी बढ़ती जाएगी। अगर मैं आइस फायर ट्विन आइस की फेरी ग्रास की पावर पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लूं तो शायद सेकंड रिंग फिर से इवॉल्व हो जाए, थर्ड रिंग भी और ऊंचे लेवल तक पहुंच सके। बस की एक कीमत है, वो ये कि आगे मुझे मेडिसिनल सोर्स में काफ़ी लंबा वक्त बिताना पड़ सकता है। वहाँ पॉइजन गुबो के अलावा शायद ही किसी और हाई वैल्यू टारगेट से मुलाकात हो, तो खाली हाथ चोरी की कमाई फिलहाल थोड़ी घटेगी। पर थर्ड रिंग ना मिलने से माना पावर जमा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी की हालत में डेली कॉपी का चांस छोड़कर आइस फायर ट्विन आइस के पूरे रिसोर्सेज हासिल करना, ये डील हर तरह से फायदे का सौदा है। साझेदारी पक्की होते ही पॉइजन ग्यूबो जैसे अचानक बात करने के मूड में आ गया। मुझसे सोल बीस्ट पॉइजन और कॉन्टिनेंट की तलवारबाजी जैसी बातों पर डिस्कस करने लगा। मैंने भी अपने पिछले जन्म वाली बातों के आधार पर उससे कई नई नई सोच पर बात की। जितनी देर बातें होती गईं, पॉइजन गूबो मुझे उतना ही ज्यादा पसंद करने लगा। अगर डॉम में शराब होती तो शायद वो जिद करके मेरे साथ कुछ पेग्स भी पी लेता, यहाँ तक कि खुद को मेरे साथ फॉरगॉटन एज फ्रेंडशिप वाला रिश्ता मान बैठता। पर जैसे ही माहौल हल्का होता जा रहा था, पॉइजन गूबो की आवाज अचानक रुक गई। उसका शरीर एक झटके में कांप उठा। हाथ में पकड़ा चाय का कप गिरते गिरते बचा। पहले वाला शांत चेहरा तेजी से खिंचकर बिगड़ने लगा। मुझे तुरंत समझ आ गया, उसके शरीर के अंदर वाला पॉइजन बैकलैश समय से पहले शुरू हो गया है। पॉइजन गूबो का पूरा बदन बिना काबू के कांपने लगा। माथे से ठंडा पसीना तेजी से बहने लगा। सांस भी असामान्य रूप से तेज हो गई। मैंने धीरे से कहा, आदरणीय माफी चाहूंगा, फिर तुरंत ब्लू सिल्वर एम्पर रिलीज की। पॉइजन गूबो की आंखों में एक झटके में, पर मैंने अटैक नहीं किया। सिर्फ ब्लू सिल्वर एम्पर से उसका शरीर घेर लिया ताकि तेज ऐंठन से उसे कोई चोट न लगे। फिर पूरी तरह ब्लू सिल्वर डोमेन फैलाकर गाढ़ी लाइफ फोर्स उसमें डाल दी। गर्म एनर्जी धीरे धीरे ब्लू सिल्वर एम्पर के जरिए पॉइजन ग्यूबो के शरीर में पहुंचने लगी। वो एहसास ऐसा था जैसे किसी हॉट स्प्रिंग में हो। हालांकि पॉइजन पूरी तरह साफ नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पूरे शरीर में फैली उस फाड़ने वाली तड़प को साफ कम कर रहा था। मेरी ब्लू सिल्वर एम्पर में पहले से गोल्डन होली ड्रैगन ओरिजिन और आहीन की लाइफ ओरिजिन मिली हुई है। इसमें पहले से खुद ही पावरफुल रिकवरी एट्रीब्यूट है। ऊपर से ब्लू सिल्वर डोमेन से स्ट्रेंथन होकर ये लगभग किसी मेडिसिनल अर्ब जैसा ट्रीटमेंट इफेक्ट दे सकता है। पर ये कोई असली मेडिसिन नहीं है। मुझे अपनी माना पावर से इसे जबरदस्ती बनाए रखना पड़ता है। बस कुछ ही पल में मैं पसीने से तर हो गया। शरीर के अंदर की माना पावर बेहद तेजी से घटने लगी। पॉइजन गूबो के इतने गहरे घाव के लिए ये लाइफ फोर्स एक बूंद भर मदद ही थी, पर वो हल्की गर्माहट वाली फीलिंग ही उसे सबसे असहनीय बैकलैश से थोड़ी राहत दे रही थी। पॉइजन गूबो मुझे देखते हुए उसकी नजरें भी धीरे धीरे बदलने लगीं। उसने पहले मुझ पर शक भी किया था, पर मैं पूरी तरह जानते हुए भी कि वो मूड स्विंग्स वाला पॉइजन डुलुआ है, बिना जरा सोचे अपनी पूरी मना पावर खर्च करके उसे राहत देता रहा। इस बिहेवियर ने उसे थोड़ा शर्मिंदा भी कर दिया। काफी देर बाद पॉइजन गूबो की हालत आखिरकार स्थिर हुई। मैंने भी तुरंत ब्लू सिल्वर एवर वापस समेट ली। पूरी तरह थका हुआ बिस्तर के किनारे बैठ गया। स्टैमिना, मेंटल स्ट्रेंथ और माना पावर सब लगभग खाली हो चुके थे। अगर पहले पॉइजन ग्यूबो मेरे करीब आने की वजह दुगुयान और पॉइजन सॉल्व होने की उम्मीद थी, तो अब इस पल उसने सच में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बस इतना बोला, छोरे तू सच में बढ़िया है। फिर मुझे आराम करने को कहा कहा कल वो दुगुयान को भेजकर मुझे लेने भेजेगा। पॉइजन गूबो के जाने के बाद मुझे पता था कि ये पूरी फेवर लेवल पूरी तरह भर चुकी है। उससे रिश्ता बना फाइव सोल हॉल में जाकर सिर्फ एक नॉर्मल टैलेंट बनने से कहीं ज्यादा मेरे मौजूदा डेवलपमेंट प्लान को सूट करता है। फाइव सोल हॉल के हर टाइटल डोलो की अपनी फैक्शन है। चाहे मुझे कितना भी इंपॉर्टेंस दें, वो तुरंत मेरे इशारे पर नहीं चलेंगे। पॉइजन गूबो अकेला चलने वाला है। उसका ट्रस्ट मिलते ही सीधे इंपॉर्टेंट हेल्पर बन सकता है। फाइव सोल हॉल जैसी बड़ी ताकत के सामने उसका असर सीमित हो सकता है, पर नॉर्मल सेट्स और फोर्सेस के लिए एक पॉइजन डोलो की धमक ही काफी है। इसके ऊपर श्रेय सिंह भी है। फिलहाल मैं अगर जबरदस्ती कल्टीवेट किया तो उल्टा अपनी फाउंडेशन को नुकसान पहुंच सकता है। अगले दिन सुबह मैं समय पर उठा। पहले पूर्व दिशा की एनर्जी अब्जॉर्ब करके पर्पल एक्सट्रीम डेवल प्यूपल कल्टीवेट की। शरीर पूरी तरह ठीक होने के बाद TNG लेवल स्टूडेंट क्लास गया, लीव की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। मैं जैसे ही क्लासरूम में घुसा, डुगुयान ने तुरंत हाथ हिलाया। उसने बताया पॉइजन गूबो पहले से टीचिंग कमेटी में मेरा इंतजार कर रहा है। उसे खास तौर पर मुझे लेने भेजा है। डुगुयान ने यह भी वार्निंग दी कि उसके दादा का टेम्पर बहुत अच्छा नहीं, मैं संभल कर रहूं। साफ था, उसे पता नहीं था कि हम कल रात न सिर्फ मिल चुके हैं, बल्कि एक इंपॉर्टेंट डील भी पक्की कर चुके हैं। उसने बस पॉइजन गूबो को सीक्रेटली मेरी रक्षा करने के लिए कहा था, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दादा आज पूरी तरह खुलकर। उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि पॉइजन गूबो ने अचानक अपना प्लान क्यों बदल दिया। क्लासरूम में ये लिनियंग ने मुझे और डुगुयान को साथ जाते देखा। अचानक उसे लगा खिड़की के बाहर की धूप कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है। भले उसने कुछ कहा नहीं, उसकी नजरें हमारी पीठ पर ही टिकी रहीं। उसी वक्त टीचिंग कमिटी में मेंग शिंजी, बाई बाओशान और झिलिंग चुपचाप पॉइजन गूबो के साथ बैठे थे। तीनों कमिटी मेंबर्स कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये पॉइजन डोलुओ अचानक मुझे नाम से क्यों ढूंढने आया है। युतियानहेंग और मेरी फाइट से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए खबर अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई थी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि इस पूरे मामले में दुगुयान भी इन्वॉल्व है,
और उन्हें यह भी नहीं पता कि मैंने कल रात क्या किया। दुगुयान मुझे टीचिंग कमेटी में लेकर आई। पॉइजन गुबो ने पहले एक्टिंग करते हुए मुझे घूर कर देखा, फिर तीनों कमेटी मेंबर्स को बताया कि उससे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे अकेडमी से बाहर ले जाना है। कोई बुरा इरादा ना होने का प्रूफ देने के लिए उसने बेहद सीधे तौर पर कहा कि अगर वो सच में ज़बरदस्ती मुझे ले जाना चाहता तो तीनों कमेटी मेंबर्स की स्ट्रेंथ से शायद पता भी नहीं चलता कि उसने कब हाथ हिलाया। मैंने बस एक परफेक्ट फेक डेथ कार्ड यूज किया और 99वें लेवल के लेजेंडरी डोलुओं ने हाथ में गॉडली वेपन उठा लिया। बंदा अकेले ही तियांदो सिटी में तबाही मचाने घुस गया। और तो और वो औरत जिसने कभी अपनी ही बेटी से प्यार नहीं किया था, वो बिबी डोंग, आज फूट फूट कर रो रही थी और कसम खा रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गॉड बनकर अपनी बेटी को वापस जिंदा करके रहेगी। पर इनमें से किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उस क्रिस्टल ताबूत में पड़ी छियान रेनक्सुए मरी नहीं है, वो तो बस गहरी नींद में सो रही है। और मैं वही भाई हूं जो ताबूत के पास घुटनों पर बैठकर लाल लाल आंखों से रोने का नाटक कर रहा था और उसकी खातिर खुद को न्यौछावर करने की दुहाई दे रहा था, जबकि इस पूरे ड्रामे का असली मास्टरमाइंड मैं ही था। क्योंकि मेरे दादाजी जितने लोगों को ठिकाने लगाते और असली स्टोरी लाइन जितनी ज्यादा बिगड़ती, मेरा सिस्टम मुझे उतना ही भारी भरकम प्लॉट पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता। 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मैं सीधे 78वें लेवल के सोल सेंट से 93वें लेवल का टाइटल डोलुओ बन गया। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी तियांदो पैलेस से। मेरा नाम ये चांगनान है। मुझे दादाजी यानी छियान दोलियू बाहर से अपने साथ लाए थे और मेरा पालन पोषण इसी टेम्पल में हुआ। छियान रेनक्सुए उन्हें दादाजी मानती थी और मुझे अपना बड़ा भाई। पर किसी को ये नहीं पता था कि मैं इस दुनिया का असली रहने वाला हूं ही नहीं, मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूं। कमी बस इतनी थी कि मेरी पिछली जिंदगी की यादें बहुत देर से जागी। जब तक मुझे इस डोलुओ कॉन्टिनेंट के असली प्लॉट का होश आया, तब तक वो चांगसान आइस एंड फायरवेल की सारी जड़ी बूटियां समेट चुका था। श्रेक 7 डेविल्स तगड़े हो चुके थे, गॉड ऑफ वॉर डोमेन अनलॉक हो चुका था और 10 लाख साल वाला सोल रिंग भी उसके हाथ लग चुका था। यहाँ तक कि तियांदो एम्पायर में इतने सालों से छिपा छियान रेनक्सुए का असली रूप भी पूरी तरह एक्सपोज हो चुका था। तियांदो पैलेस का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। अगर मुझे शुरुआत में ही यादें आ जाती तो मेरे पास चांगसान को रास्ते से हटाने के 1000 तरीके थे, पर अब वो पूरा गेम अपने हाथ में ले चुका था और मेरे पास दांव खेलने का कोई चांस नहीं बचा था। खैर, अच्छी बात यह हुई कि यादें आते ही मुझे एक स्टोरी मॉडिफिकेशन सिस्टम मिल गया जिसके रूल्स बेहद सिंपल और सीधे थे। बस असली प्लॉट की ऐसी तैसी करो और बदले में पॉइंट्स पाओ। इन पॉइंट्स से मैं अपनी सोल पावर बढ़ा सकता था, नए सोल रिंग्स ले सकता था, गॉडली वेपन्स खरीद सकता था और सीधे गॉड का स्टेटस तक हासिल कर सकता था। लेकिन तगड़े पॉइंट्स छापने के लिए मुझे बहुत बड़ा ब्लंडर खड़ा करना था। छोटे मोटे ट्विस्ट से ना तो सोल हॉल बचता और ना ही छियान रेनक्सुए। इसीलिए मैंने एक खतरनाक प्लान बनाया। तियांदो पैलेस में ही छियान रेनक्सुए की मौत का नाटक, जाहिर है सच में मारना नहीं था। सिस्टम के वेलकम गिफ्ट में मुझे एक परफेक्ट डेथ कार्ड मिला था। इसे यूज करते ही सामने वाला अपने सारे लाइफ साइंस खो देता। न सांस, न धड़कन, न कोई सोल पावर। भाई, गॉड रेल्म के गॉड किंग्स भी आ जाते ना तो वो भी पकड़ नहीं पाते कि ये नाटक है। फिर क्या, पैलेस का मिशन फेल होते ही मैंने सबकी आंखों के सामने छियान रेनक्सुए को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए दिखाया। उसके बाद उसकी बॉडी लेकर सीधे वापस सोल सिटी आ गया और जब वो बर्फ जैसी नीली क्रिस्टल ताबूत टेम्पल के अंदर लाई गई, मुझे समझ आ गया कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दादाजी उस ताबूत से लिपटकर किसी लाचार टूटे हुए बूढ़े की तरह रोए जा रहे थे। अरे, वो 99वें लेवल के लेजेंडरी डोलुओ हैं, एंजल गॉड के सबसे बड़े पुजारी हैं, पूरी दुनिया के टॉप लेवल सुरमा हैं। पर इस मोमेंट पर वो बस एक दादा थे जिन्होंने अपनी पोती को खो दिया था। उनका बेटा छियान शुंजी पहले ही मर चुका था और अब रेनेक्सुए भी ताबूत में पड़ी थी। छियान फैमिली का चिराग बुझ चुका था और 10,000 साल पुरानी 6 विंग्ड एंजल की विरासत हमेशा के लिए खत्म होती दिख रही थी। मैं पास में घुटनों के बल बैठा था, आंखें रो रो कर लाल थीं। मैं बार बार यही कहे जा रहा था कि मैं रेनक्सुए को बचा नहीं पाया और अब मुझे भी उसके साथ मर जाना चाहिए। लेकिन दादाजी ने मुझे जरा भी ब्लेम नहीं किया। आखिर मैं तो बस एक 78वें लेवल का सोल सेंट था और तियांदो पैलेस के उस झमेले में टाइटल डोलुओ लेवल के सुरमा भिड़े हुए थे। उन्हें अच्छे से पता था कि वो जंग मेरे बस की नहीं थी। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मुझे जिंदा रहना होगा क्योंकि अब उनके पास मेरे सिवा कोई नहीं बचा। लेकिन ये कहते ही दादाजी की आंखों का दर्द अचानक एक पागलपन भरे गुस्से में बदल गया। उनका बेटा चांग चेन के पोते के हाथों मारा गया था और अब उनकी पोती चांग चेन के परपोते चांग सान के हाथों चली गई। जिस डिसिप्लिन को उन्होंने पूरी जिंदगी माना, जिस उसूलों पर उन्हें नाज था, आज वो सब एक घटिया मजाक बनकर रह गए थे। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने दुश्मनों को जड़ से खत्म क्यों नहीं किया, उन बेवकूफाना वादों को क्यों निभाया। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि जिसने भी रेनक्सुए को नुकसान पहुंचाया है उसमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक उसी वक्त टेम्पल के भारी दरवाजे खुले और बिबी डोंग अंदर आई। उसे अभी तक नहीं पता था कि छियान रेनक्सुए मर चुकी है। अंदर आते ही उसने ताना मारा कि टेम्पल ने 10 साल तक जो साजिश रची, आखिर में हाथ कुछ नहीं आया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादाजी का भयानक प्रेशर
सीधे उस पर जा गिरा। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बस एक बात कही, उस वक्त मुझे तुझे जान से मार देना चाहिए था। अगर बिबी डोंग ने बचपन से रेनक्सुए से नफरत न की होती, उसे अपनी जिंदगी का कलंक न माना होता, तो रेनक्सुए खुद को साबित करने के लिए तियांदो एम्पायर में अपनी जान दांव पर क्यों लगाती? और अगर बिबी डोंग ने जल्दबाजी में अपना प्लान शुरू करके हलचल न मचाई होती, तो तियांदो का सीक्रेट पहले ही एक्सपोज क्यों होता? तो दादाजी की नजर में चांग सान तो कातिल था ही, पर बिबी डोंग भी उतनी ही गुनहगार थी। तभी बिबी डोंग की नजर हॉल के बीचों बीच रखे उस क्रिस्टल ताबूत पर पड़ी, और उसमें पड़ी बेजान रेनक्सुए पर। वो बेटी जिसे उसने कभी मुड़कर नहीं देखा, जिसे हमेशा एक गलती माना, वो सच में जा चुकी थी। उसे लगा था कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा, पर रेनक्सुए का वो सफेद पड़ा चेहरा देखते ही लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा बाहर निकाल लिया हो। उसने झटके से मेरी गर्दन दबोच ली और चिल्लाने लगी कि मैं उसका बड़ा भाई होकर भी उसकी बेटी को क्यों नहीं बचा पाया। वो तो मुझे रेनक्सुए के साथ ही निपटाने पर तुल गई थी, पर दादाजी ने तुरंत मुझे उसके चंगुल से छुड़ा लिया। और फिर सबके सामने दादाजी ने बिबी डोंग की बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। जब तक वो जिंदा थी, तुमने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना, कभी एक पल का प्यार नहीं दिया। अब जब वो मर चुकी है, तो यहाँ आकर ये झूठी माँ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? छियान फैमिली से बदला लेना, सोल हॉल को तबाह करना और अपना राज कायम करना, ये सब तो तुम कर चुकी हो ना, पर इसकी कीमत तुमने अपनी इकलौती बेटी की जान देकर चुकाई है। दादाजी का एक एक शब्द बिबी डोंग के कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा था। बिबी डोंग के दिल में वो बात सीधे तीर की तरह चुभी। उसे आखिरकार एहसास हो गया कि छियान रेनक्सुए का आज जो हश्र हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उसने दादाजी से आगे कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप मुड़कर टेंपल से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने कसम खाई कि वो राक्षस गॉड की विरासत हासिल करके रहेगी, और जब वो असली गॉड बन जाएगी तो चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वो रेनक्सुए को वापस जिंदा करके ही दम लेगी। उसे जाते हुए देख मैं सर झुकाए वही मातम मनाने वाले पोज में खड़ा रहा, पर दिल ही दिल में मुझे अच्छे से पता था गेम का पहला बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। जो बिबी डोंग पहले बदला और पावर को ही सब कुछ मानती थी, अब उसका इकलौता मकसद अपनी बेटी को जिंदा करना बन चुका था। सिर्फ इस एक चेंज ने पूरे फ्यूचर को पलट कर रख दिया था, पर असली भौकाल तो अभी बाकी था। दादाजी टेंपल के सबसे गुप्त कोने में गए और उन्होंने जबरदस्ती एंजेलिक गॉडली वेपन, एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड को समन कर लिया। वो एंजल गॉड के असली वारिस नहीं थे, इसलिए इस वेपन को यूज करने का मतलब था अपनी बॉडी पर जानलेवा असर झेलना। पर अब उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी। छियान फैमिली की विरासत खत्म हो चुकी थी, उनकी सबसे लाडली पोती मर चुकी थी। अब उनके जीने की सिर्फ एक वजह बची थी, तबाही और बदला। बाकी टेंपल मेंबर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर दादाजी ने सबको बस सोल हॉल की रखवाली करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद अपने 6 पंखों वाले एंजेलिक सोल को एक्टिवेट किया, हाथ में वो चमचमाती तलवार थामी और सीधे तियांदो एम्पायर की तरफ उड़ चले। एक 99वें लेवल का लेजेंडरी डोलुओ जो अपना आपा पूरी तरह खो चुका था, अब पूरी तियांदो सिटी में कोहराम मचाने जा रहा था। असली स्टोरी लाइन में दादाजी ने कभी खुद मैदान में उतरकर जंग नहीं लड़ी थी, पर आज वो अपनी पोती का बदला लेने के लिए खुद तलवार उठाकर निकल पड़े थे। ये सिर्फ मामूली बदलाव नहीं था, पूरी की पूरी कहानी ही पलट चुकी थी। आसमान में दादाजी को गायब होते देख बाकी मेंबर्स को लगा कि मैं अभी भी सदमे में हूँ। उन्हें क्या पता कि उस क्रिस्टल ताबूत को देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सॉरी रेनक्सुए, थोड़े टाइम के लिए सोती रह। तुझे और इस पूरे सोल हॉल को बचाने के लिए तेरा भाई यही पैंतरा अपना सकता था। और वही हुआ। दादाजी के निकलते ही मेरे सिस्टम में अलर्ट्स की लाइन लग गई। स्टोरी पूरी बदल चुकी थी और पॉइंट्स धड़ाधड़ क्रेडिट होने लगे, पर मैंने अपने चेहरे पर रत्ती भर भी खुशी नहीं आने दी, क्योंकि सबकी नजरें मुझ पर ही थीं। एक बुजुर्ग मेंबर ने मुझे सहारा देकर उठाया और दिलासा देते हुए एक ऐसा सीक्रेट बताया जो मुझे आज तक नहीं पता था। उन्होंने बताया कि टेंपल के सारे बुजुर्गों को पहले से पता था कि मैं रेनक्सुए को पसंद करता हूँ, और रेनक्सुए के दिल में भी मेरे लिए जगह थी। यहाँ तक कि दादाजी ने तो मन बना लिया था कि तियांदो सिटी का मिशन खत्म होते ही वो खुद हम दोनों की शादी करवाएंगे। ये बात सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। शुक्र है कि रेनक्सुए सच में नहीं मरी थी। ये अधूरी शादी आने वाले टाइम में पक्का पूरी होने वाली थी। मैं अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और चेहरे से वो झूठा दर्द गायब हो गया। उसकी जगह ऐसी एक्साइटमेंट ने ले ली जो दबाए नहीं दब रही थी। सिस्टम स्क्रीन पर पॉइंट्स इतनी तेज स्पीड से बढ़ रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मुझे नहीं पता कि दादाजी तियांदो सिटी में क्या गदर काट रहे थे, पर पॉइंट्स की रफ्तार बता रही थी कि धमाका उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ है। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट्स स्पेंड किए और अपनी 78वें लेवल की सोल पावर को सीधे 80वें लेवल पर पहुंचाया। इसके बाद एक गॉड पियर्सिंग सोल रिंग रिडीम की। उस रिंग की उम्र 10 साल से शुरू होकर सफेद, पीली, बैंगनी, काली होती हुई सीधे 10 लाख साल वाली रेड सोल रिंग में बदल गई। 10 लाख साल की 8वीं सोल रिंग। इसे अब्सॉर्ब करते ही मेरी सोल पावर सीधे 83वें लेवल पर पहुंच गई और बचे हुए सारे पॉइंट्स भी मैंने अपनी ट्रेनिंग में लगा दिए। आधे घंटे से भी कम टाइम में मैं 78वें लेवल का सोल सेंट से सीधे 10 लाख साल की सोल रिंग वाला 50
85वें लेवल का सोल डोलुओ बन चुका था और सिस्टम से मिली इस पावर में रत्ती भर भी मिलावट नहीं थी। ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत। मेरे डबल सोल, अल्टीमेट लाइट वाला लाइट सेक्रेड ड्रैगन और अल्टीमेट डार्कनेस वाला डार्क सेक्रेड ड्रैगन की बदौलत अब मैं नॉर्मल टाइटल डोलुओ से भी भिड़ने का दम रखता था। पर ये तो बस ट्रेलर था। दूसरी तरफ दादाजी तियांदो सिटी पहुंच चुके थे। उस किले जैसी सिक्योरिटी वाली सिटी के सामने खड़े होकर उन्होंने बस अपनी तलवार लहराई और पूरा मेन गेट एक सुनहरी रोशनी के धमाके में उड़ गया। चारों तरफ से हजारों सैनिक और सोल मास्टर्स उन्हें घेरने आए ताकि भीड़ के दम पर रोक सकें। पर 99वें लेवल के लेजेंडरी डोलुओं के सामने नंबर्स की कोई औकात नहीं होती। दादाजी की एक एक स्वॉर्ड स्विंग पर दुश्मनों की पूरी टुकड़ी गाजर मूली की तरह कट रही थी। तियांदो रॉयल एकेडमी के 3-3 सोल डोलुओ लेवल के प्रोफेसर्स एक साथ उन्हें रोकने आए, पर इससे पहले कि वो अपनी सोल स्किल्स यूज भी कर पाते, एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड ने उनके परखच्चे उड़ा दिए। दादाजी को महल की तरफ बढ़ने से रोकने की औकात किसी में नहीं थी। रॉयल पैलेस में एक के बाद एक खौफनाक खबरें पहुंच रही थीं। मेन गेट टूट गया, रॉयल नाइट्स खत्म हो गए, तीनों प्रोफेसर्स हार गए, गार्ड्स नहीं टिक पा रहे। पहली खबर से लेकर दादाजी के महल में घुसने तक का टाइम पलक झपकते ही निकल गया। तब जाकर एम्परर झुए ये को समझ आया कि अकेले तियांदो सिटी में तबाही मचाने वाला वो सफेद बालों वाला बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि सोल हॉल का सबसे बड़ा सुरमा छियान दोलियू है। दादाजी का बस एक ही सवाल था, चांग सान कहाँ है? पर मिशन फेल होने के बाद चांग सान और उसकी गैंग पहले ही रफू चक्कर हो चुकी थी। न एम्परर को पता था, न उसके शहजादे को। जब दादाजी को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पूरे तियांदो पैलेस को मलबे के ढेर में बदल दिया। जब महल में चांग सान नहीं मिला तो दादाजी ने सीधे श्रेक एकेडमी का रुख किया। अगर पूरी तियांदो सिटी छानने के बाद भी चांग सान का पता नहीं चला तो वो इस पूरी सिटी को ही छियान रेनक्सुए की कब्र बनाने के लिए तैयार थे। उधर श्रेक एकेडमी में डायरेक्टर फ्लेंडर वहां से भागने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि अगर छियान दोलियू बदला लेने आ भी रहा है तो उसका दुश्मन चांग सान है। चांग सान तो जा चुका है और श्रेक बस एक एकेडमी है। इतना बड़ा लेजेंडरी डोलुओ बेकसूरों का खून तो नहीं बहाएगा। पर झाओ वुजी को सिचुएशन साफ दिख रही थी। जो बंदा तियांदो पैलेस को राख बना सकता है वो इनसे लॉजिक से बात करेगा। वो फलेंडर को बार बार भागने की सलाह दे रहा था, पर फलेंडर अपनी सालों की बनाई एकेडमी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मरेगा भी तो यहीं मरेगा। तभी आसमान से एक भयानक गोल्डन लाइट गिरी और सीधे डायरेक्टर के केबिन की छत फाड़कर अंदर घुसी। खून से लथपथ, हाथ में एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड थामे दादाजी उनके ठीक सामने खड़े थे। फ्लेंडर की सारी गलतफहमी एक सेकंड में हवा हो गई। वो और झाओ वुजी दादाजी के खौफनाक प्रेशर के सामने खड़े तक नहीं हो पाए और सीधे घुटनों के बल गिर पड़े। दादाजी ने फिर वहीं एक सवाल दागा, चांग सान कहाँ भाग गया? फ्लेंडर ने मुंह बंद रखा और झाओ वुजी ने भी बताने से मना कर दिया। और नतीजा, श्रेक एकेडमी का नामो निशान तियांदो सिटी के नक्शे से मिट गया। जैसे ही श्रेक तबाह हुआ, मेरी स्क्रीन पर पॉइंट्स का ऐसा एटम बम फूटा कि गिनती संभालना मुश्किल हो गया। दादाजी के इस तांडव ने असली कहानी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। कहानी की तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी थीं। पर भाई, जितना बड़ा ब्लंडर होगा उतनी ही तेजी से मैं पावर के टॉप पर पहुंचूंगा। जब मैं खुद असली गॉड बन जाऊंगा तभी तो सोल हॉल का वो खौफनाक फ्यूचर बदल पाऊंगा। मैंने बिना देर किए अपनी सोल पावर सीधे 90वें लेवल पर पहुंचाई और एक और गॉड पियर्सिंग सोल रिंग रिडीम कर ली। मेरी 9वीं सोल रिंग की उम्र बढ़ते बढ़ते सीधे 2,30,000 साल पर पहुंच गई। उस विशाल सोल रिंग की पावर ने मेरी बॉडी को ऐसा रिस्टोर किया कि मेरी सोल पावर सीधे 93वें लेवल के पिक पर जा पहुंची। सोचो जरा, आज सुबह तक मैं बस एक 78वें लेवल का सोल सेंट था और 24 घंटे भी नहीं हुए कि मैं 93वें लेवल का टाइटल डोलुओ बन चुका था। एक दिन में टाइटल डोलुओ, ये बात अगर बाहर लीक हो जाती ना तो पूरी दुनिया का दिमाग घूम जाता। इसके बाद मैंने अपने डबल सोल के लिए 3 खास कॉम्बो स्किल्स रिडीम की। फर्स्ट स्किल, लाइट सेक्रेट ड्रैगन और डार्क सेक्रेट ड्रैगन दोनों एक साथ बॉडी पर आ जाते हैं। सेकंड स्किल, दुश्मन के सारे 5 सेंस ब्लॉक करके उसकी सोल पावर खींचती है और मेरी बॉडी को चार्ज करती है। और थर्ड स्किल, लाइट और डार्कनेस को मिलाकर बनती है ड्रैगन किंग गॉड स्पीयर, जिसके सामने टिकना नामुमकिन है। मेरी पावर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। तभी कमरे से निकली ड्रैगन की दहाड़ सुनकर टेम्पल के बुजुर्ग मेंबर्स दौड़ते हुए अंदर घुसे। उन्हें लगा कि मैं रेनक्सुए के गम में कोई बेवकूफी करने जा रहा हूं, पर जैसे ही उन्होंने मेरी सोल पावर फील की, सबके तोते उड़ गए। सबको अच्छे से याद था कि जब मैं वापस आया था तो सिर्फ 78वें लेवल पर था। एक दिन में 93 का टाइटल डोलुओ बनना लॉजिक से बिल्कुल बाहर था। अब मैं उन्हें सिस्टम का सीक्रेट तो बता नहीं सकता था, तो मैंने तुरंत फिर से वही दुखी चेहरा बना लिया। मैंने रोते हुए उनसे कहा, कमरे में आने के बाद से मैं बस यही पछतावा कर रहा था कि काश पैलेस में मेरे पास थोड़ी और पावर होती। काश मैं तब टाइटल डोलुओ होता तो रेनक्सुए मेरी बाहों में दम न तोड़ती। शायद मेरे इसी पागलपन और जिद को देखकर किसी ऊपर वाले गॉड की नजर मुझ पर पड़ गई। मेरी चेतना एक सीक्रेट स्पेस में गई
जहां मुझे एक गॉड का ट्रायल मिला और ये पावर उसी ट्रायल का रिवॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे ट्रायल्स पूरे करके गॉड बनते ही मेरे पास रेनक्सुए को वापस जिंदा करने की पावर होगी। ये सुनते ही सारे बुजुर्गों की आंखें भर आईं। रेनक्सुए जिंदा हो सकती थी और मुझे एक गॉड की विरासत मिल चुकी थी। इसका मतलब था कि सोल हॉल की उम्मीद अभी मरी नहीं थी। मैंने उनके सामने कसम खाई कि मैं सारे ट्रायल्स पूरे करके असली गॉड बनूंगा और जिस दिन मैं गॉड बनूंगा उसी दिन रेनक्सुए की आंखें खुलेंगी और हाँ, वो अधूरी शादी भी उसी दिन पूरी होगी। सबने मेरी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उधर बिबी डोंग अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए राक्षस गॉड के ट्रायल तेजी से पूरे कर रही थी और दादाजी हाथ में स्वॉर्ड लिए तियांदो सिटी में चांग सान को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। सब यही समझ रहे थे कि क्रिस्टल ताबूत में पड़ी रेनक्सुए मर चुकी है, पर सिर्फ मुझे पता था कि वो जल्द ही उठने वाली है। पर उसके उठने से पहले मुझे एक काम निपटाना था। स्टार डॉ फॉरेस्ट जाकर उस स्काई अज्योर बुल पाइथन और टाइटैनिक जाइंट ऐप का शिकार करना। असली कहानी में वो दोनों चांग सान की 10 लाख साल वाली सोल रिंग्स बनने वाले थे, पर इस जन्म में चांग सान की किस्मत के सारे मजे में लूटने वाला था। दादाजी तियांदो सिटी में स्टोरी बिगाड़कर पॉइंट्स जनरेट कर रहे थे और मैं यहाँ मजे से पावर बटोर रहा था। जब चांग सान अगली बार सामने आएगा तो उसका सामना सिर्फ एक पागल दादा से नहीं बल्कि उस बंदे से होगा जो एक दिन में टाइटल डोलुओ बना है और उसकी सारी सीक्रेट्स जानता है। उधर दादाजी ने श्रेक एकेडमी तबाह करने के बाद भी तियांदो सिटी नहीं छोड़ी थी। मेरे सिस्टम में पॉइंट्स अभी भी गोलियों की रफ्तार से बढ़ रहे थे, यानी उनका तांडव जारी था। चांग सान भले ही भाग गया था, पर तियांदो सिटी में कुछ लोग अभी भी थे जो उसका ठिकाना जानते थे। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट का लीडर निंग फेंगजी, स्वॉर्ड डोलुओ चेन शिन और बोन डोलुओ गुरोंग। निंग फेंगजी की बेटी निंग रोंगरोंग भी श्रेक 7 डेविल्स में थी, तो दादाजी अगर इन तक पहुंच जाते तो चांग सान का पता मिलना तय था। उस वक्त तियांदो सिटी के बाहर के जंगलों में 3 साएं अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, निंग फेंगजी, चेन शिन और गुरोंग। जब दादाजी ने पहली बार तलवार से शहर का मेन गेट उड़ाया था तभी चेन शिन उन्हें पहचान गया था। 99वें लेवल का लेजेंडरी डोलुओ छियान दोलियो। चेन शिन इस नाम को कभी नहीं भूल सकता था क्योंकि सालों पहले उसके पिता स्वॉर्ड मास्टर छियान दोलियो को चैलेंज करने के चक्कर में उन्हीं की तलवार से मारे गए थे। चेन शिन ने वो जंग दूर से देखी थी, इसलिए वो जानता था कि 99वें लेवल का लेजेंडरी डोलुओ कितना खौफनाक होता है और आज तो वो दादाजी अपनी इकलौती पोती को खोकर पूरी तरह सनक चुके थे। चेन शिन को पछतावा हो रहा था कि वो चांग सान के साथ पहले क्यों नहीं निकला। उसे लगा था कि रेनक्सुए की मौत के बाद सोल हॉल सिर्फ जंग छेड़ेगा, पर उसे क्या पता था कि दादाजी को किसी आर्मी की जरूरत ही नहीं है। वो अकेले ही गेट से महल और महल से श्रेक एकेडमी तक तबाही मचाते हुए आ पहुंचे थे। निंग फेंगजी के चेहरे पर भी सिर्फ लाचारी थी। उनका सेक्ट पहले ही सोल हॉल के हाथों तबाह हो चुका था और अब अगर वो तीनों भी मारे गए तो सेक्ट का वजूद ही खत्म हो जाता। पर 95वें लेवल का गुरोंग हार मानने को तैयार नहीं था। चेन शिन भी हाथ गंवाने के बाद कमबैक करके 97वें लेवल पर पहुंच चुका था और दोनों के पास टॉप क्लास सोल थे। गुरोंग का मानना था कि भले ही वो छियान दोलियो को हरा न पाए, पर निंग फेंगजी को भगाने के लिए टाइम तो बाय कर ही सकते हैं। पर वो एक बात भूल रहे थे, एक नॉर्मल 99वें लेवल का डोलुओ और हाथ में एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड थामे छियान दोलियो में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी वो प्लान बना ही रहे थे कि आसमान से एक चमचमाता हुआ गोल्डन गोला सीधे नीचे आ गिरा। धड़ाम, पूरी जगह हिल गई। सालों पुराने पेड़ तिनके की तरह उड़ गए और जमीन में 50 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। धूल के गुबार के बीच से एक खौफनाक साया बाहर निकला। हाथ में चमचमाती गॉडली स्वॉर्ड थामे दादाजी धूल से बाहर निकले। उनके सफेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे और तलवार से अभी भी खून की बदबू आ रही थी। भागने की फिराक में खड़े उन तीनों को देखकर दादाजी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। 3 छोटे चूहे, कहाँ भागने की तैयारी है। चेन शिन का रंग एकदम फाख्त हो गया। जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। दादाजी ने चेन शिन को पहचान लिया। उन्हें वो बंदा भी याद आ गया जिसने सालों पहले उन्हें चैलेंज किया था। दादाजी ने ठंडे लहजे में पूछा, तेरा बाप तो बिन बात की अकड़ में मेरी तलवार से कट गया था, क्यों बेटे को भी बाप के नक्शे कदम पर चलने का शौक चढ़ा है। चेन शिन में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो अनजान बनने का नाटक करने लगा, पर दादाजी के पास इन फालतू ड्रामों के लिए टाइम नहीं था। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि उनकी पोती छियान रेनक्सुए तियांदो सिटी में मारी गई है और मारने वाला चांग सान है, जिसका सीधा कनेक्शन 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट से है। फिर दादाजी ने बड़े कैजुअल अंदाज में बताया कि वो रास्ते में क्या क्या करके आ रहे हैं। तियांदो के राजा को चांग सान का पता नहीं था तो पैलेस उड़ा दिया। श्रेक एकेडमी के डायरेक्टर ने मुंह नहीं खोला तो एकेडमी साफ कर दी। अब तुम्हारी बारी है। चांग सान कहाँ छुपा है बताओ और चुपचाप अपनी जान बचाकर निकलो। ये सुनते ही निंग फेंगजी का दिमाग चलने लगा। वो जानता था कि उन तीनों के बस की दादाजी को हराना नहीं है। चेन शिन और गुरोंग जान भी लगा देते तब भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते। ऐसे में चांग सान की लोकेशन बताकर अपनी जान बचाना ही समझदारी थी। बस उसे एक ही फिक्र थी, उसकी बेटी निंग रोंगरोंग भी चांग सान के साथ थी। वो चांग सान को तो बेच सकता था पर अपनी बेटी को बलि चढ़ते नहीं देख सकता था। निंग फेंगजी ने तुरंत शर्त रखी,
मैं चांग सान का ठिकाना बताने को तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि आपको मेरी बेटी निंग रोंगरोंग को छोड़ना होगा। रेनक्सुए की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। दादाजी ने बिना सोचे हाँ कर दी। मुझे बस अपनी पोती के कातिल से मतलब है। मैं किसी छोटी बच्ची पर हाथ नहीं उठाता। शर्त पक्की होते ही निंग फेंगजी ने उगल दिया। सी गॉड आइलैंड, चांग सान, मास्टर यू और बाकी पूरी गैंग इस कॉन्टिनेंट से भागकर समंदर के गहरे सी गॉड आइलैंड पर शरण लेने चले गए हैं। सी गॉड आइलैंड नाम सुनते ही दादाजी जोर जोर से हंसने लगे। हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल कांप उठा। पॉसिडॉन, वही सी गॉड आइलैंड की हाई प्रीस्ट जिसके साथ दादाजी का कभी एक पुराना रिश्ता हुआ करता था। आज वो औरत उनकी पोती के कातिल को अपने घर में पनाह दे रही थी। बहुत बढ़िया, दादाजी गरजे। अगर पोसिडॉन ने उसे मेरे हवाले कर दिया तो ठीक, वरना उस सी गॉड आइलैंड को भी नक्शे से मिटाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। काम की बात पता चलते ही निंग फेंगजी ने डरते डरते पूछा, तो अब हम जा सकते हैं? दादाजी की हंसी अचानक रुक गई। उन्होंने अपनी खून से लाल आंखें उठाईं और ठंडे लहजे में बोले, तुम्हें जाने दूं? जुबान का पक्का तो वो सोल हॉल का हाई प्रीस्ट छियान दोलियू था, पर तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बस अपनी मरी हुई पोती का एक सन की भूत है। जो भी चांग सान के साथ खड़ा था, जिसने भी उसकी मदद की, उस हर एक बंदे को रेनक्सुए के साथ नर्क जाना पड़ेगा। निंग फेंगजी का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि दादाजी ने कभी उन्हें छोड़ने का सोचा ही नहीं था। वो तो बस चांग सान का पता उगलवाने का नाटक था। अगले ही पल दादाजी की तलवार से 100 मीटर लंबी सुनहरी रोशनी निकली। चेन शिन और गुरोंग तुरंत निंग फेंगजी के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। चेन शिन अपनी सबसे तगड़ी सोल स्किल चिल्लाने ही वाला था कि दादाजी सीधे उसके सामने प्रकट हो गए। बहुत स्लो हो। आसमान में अजेय रहने वाले 6 पंखों वाले एंजल के सामने 97वें लेवल का चेन शिन दादाजी की स्पीड को देख तक नहीं पाया। एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड ने एक झटके में उसकी छाती आर पार कर दी। पवित्र आग उसके शरीर को अंदर से जलाने लगी। मरते मरते चेन शिन को समझ आया कि उसका बाप किस बला से भिड़ा था। वो खुद 97वें लेवल का सुरमा था, पर दादाजी के सामने एक वार भी नहीं झेल पाया। पिताजी, आज आपका बेटा भी आपके पास आ रहा है। आग के धमाके के साथ चेन शिन की सांसें थम गईं। अपने जिगरी दोस्त को ढहते देख गुरोंग पागल हो गया। वो हमला करने ही वाला था कि एक सुनहरी तलवार उसके गले से पार हो गई। एक 95वें लेवल का डोलुओ और एक 97वें लेवल का सुपर डोलुओ, दोनों मिलकर दादाजी का एक हाथ भी नहीं रोक पाए। ये होता है एक लेजेंडरी डोलुओ का असली खौफ। और यहाँ तो दादाजी के पास गॉडली वेपन और गॉड की पावर भी थी। दोनों का काम तमाम करके दादाजी ने दूर देखा। निंग फेंगजी इसका फायदा उठाकर काफी दूर भाग चुका था, पर एक 79वें लेवल के सपोर्ट टाइप सोल सेंट की स्पीड आसमान के राजा दादाजी के सामने कछुए जैसी थी। 1 सेकंड में दादाजी की रोशनी निंग फेंगजी के रास्ते में आ खड़ी हुई। निंग फेंगजी ने दादाजी को बिना एक खरोंच के सामने देखा तो उसकी बची कुची उम्मीद भी टूट गई। चेन शिन और गू रोंग मारे गए? हाँ, मर गए, दादाजी ने साफ कहा। और मैंने तुम्हें छोड़ने का कभी सोचा ही नहीं था। चांग सान असली कातिल है, पर तुम्हारा सेक्ट उसका मददगार था, यानी तुम भी उतने ही गुनहगार हो। निंग फेंगजी पूरी तरह टूट गया। वो चिल्लाया, हमारा क्या कसूर था? सोल हॉल आखिर हमारे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है? दादाजी ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। न तियान्दो पैलेस का था, न श्रेक का, पर मेरी रेनक्सुए मर चुकी है, इसलिए अब सही और गलत का ड्रामा मेरे लिए खत्म हो चुका है। मुझे बस इतना पता है कि जो चांग सान के साथ था वो मरेगा। तुम भी मरोगे, तुम्हारी बेटी भी मरेगी, और चांग सान का हर एक साथी मरेगा। तलवार की एक चमक और 7 ट्रेजर सेक्ट का लीडर निंग फेंगजी जंगल की मिट्टी में ढेर हो गया। मरते मरते भी वो उम्मीद कर रहा था कि चांग सान उनका बदला लेगा, पर दादाजी को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। चांग सान चाहे सी गॉड आइलैंड भागे या नर्क में, वो सबको उड़ाने वाले थे। चांग सान का पता मिलने के बाद दादाजी सीधे समंदर की तरफ जा सकते थे, पर वो वापस तियान्दो सिटी आए, क्योंकि जाने से पहले उन्हें इस पूरे शहर का हिसाब चुकता करना था। वो शहर के ऊपर आसमान में मंडराने लगे। इसी शहर में रेनक्सुए ने अपने 10-12 साल बर्बाद किए थे और यहीं अपनी जान गंवाई थी। दादाजी को पछतावा होने लगा। अगर उन्होंने वो अंडरकवर प्लान न बनाया होता, अगर उन्होंने रेनक्सुए को यहाँ न भेजा होता, तो आज उनकी पोती जिंदा होती। पर अब पछताने से ताबूत में पड़ी रेनक्सुए वापस तो नहीं आने वाली थी। उन्होंने तियान्दो के राजा को मारा, श्रेक उड़ाया, निंग फेंगजी को निपटाया, पर दिल का दर्द 1% भी कम नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस पूरे शहर पर उड़ेल दिया। जब मेरी रेनक्सुए ही इस शहर में मर गई, तो इस घटिया शहर के वजूद का क्या काम? दादाजी ने आसमान में एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड ऊपर उठाई। उनके पैरों के नीचे से 9 विशाल सोल रिंग्स एक एक करके प्रकट हुई। 8 काली और 1 सुनहरी, सबकी सब 10,000 साल से ऊपर वाली। रोशनी की जय हो, सूरज की जय हो, उस पावन पावर की जय हो जो अंधेरे को चीर देती है। पर इस बार वो रोशनी किसी को बचाने के लिए नहीं, पूरे तियान्दो शहर को राख बनाने के लिए चमक रही थी। ये रोशनी कोई मुक्ति नहीं, सीधे तबाही का पैगाम है। 9वें नंबर की 10 लाख साल वाली रेड सोल रिंग झट से चमक उठी। 9 था सोल स्किल, सोलराइजम अटैक। विशालकाय सोल रिंग की भयानक पावर सीधे एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड में समाने लगी और तलवार की नोक पर लाल सुनहरी आग का गोला जमा होने लगा। 10 मीटर,
100 मीटर, 1000 मीटर। बस कुछ ही सेकंड्स में तियांदो सिटी के ठीक ऊपर एक असली सूरज जैसा जलता हुआ गोला तैरने लगा। आधी रात का घनघोर अंधेरा पलक झपकते ही कड़कती धूप में बदल गया। इतनी झुलसा देने वाली गर्मी पैदा हुई कि आसपास का स्पेस भी थरथराने लगा। शहर के लाखों लोगों ने आसमान में देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आधी रात को सूरज कहां से निकल आया, जब तक कि उन्होंने उस जलते हुए सूरज को नीचे गिरते नहीं देखा। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार, रोने धोने और गिड़गिड़ाने की आवाजों से सड़कें गूंज उठीं। पर एक लेजेंडरी डोलुओ की 10 लाख साल वाली सोल स्किल के आगे आम इंसानों की भागदौड़ की औकात ही क्या थी। दादाजी के चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं थी। उन्होंने एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड नीचे झुका दी और वो जलता हुआ विशाल सूरज सीधे तियांदो सिटी के ऊपर आ गिरा। धड़ाम! लाल सुनहरी आग के शोलों ने पलक झपकते ही पूरे शहर को निगल लिया। 10,000 साल पुरानी विरासत वाला वो आलीशान तियांदो शहर एक ही धमाके में स्वाहा होकर भट्टी बन गया। जब रोशनी शांत हुई तो वहां सिर्फ काली राख और मलबे के ढेर के सिवा कुछ नहीं बचा था। पुराने दादाजी होते तो शायद मासूमों की जान जाते देख उनका दिल पिघल जाता, पर आज उन्होंने अपने ही हाथों से पूरा शहर राख कर दिया और दिल में रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ। जब उनकी छियान रेनक्सुए ही नहीं रही तो बाकी दुनिया मरे या जिए उन्हें क्या फर्क पड़ता है। पर पूरे शहर का नामो निशान मिटाने के बाद भी दादाजी के कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। अंदर का सन्नाटा और गहरा हो गया। हजारों लोगों को मार देने से उनकी रेनक्सुए वापस तो नहीं आने वाली थी। वो बच्ची जो उनके आसपास मंडराकर उन्हें दादाजी दादाजी कहकर बुलाती थी, वो फिर कभी सामने नहीं आने वाली थी। उन्होंने खुद को बस यही समझाया, अभी खून कम बहा है, अभी और लोगों को रेनक्सुए के साथ नर्क भेजना बाकी है। तियांदो का राजपाट खत्म, श्रेक एकेडमी खत्म, 7 ट्रेजर्स सेक्ट का आखिरी सहारा भी खत्म। अब जिस जगह का हिसाब चुकता करना था वो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में छिपा बैठा था। वो सेक्ट जो कभी नंबर 1 सेक्ट हुआ करता था और आज दुम दबाकर पहाड़ियों में छिपा बैठा था। हाउतियान सेक्ट। चांगसान हाउतियान सेक्ट का चेला था। चांग हाओ भी वहीं का था और चांग चेन तो उस सेक्ट का सबसे बड़ा सुरमा था। दादाजी के बेटे की बलि चांग चेन के पोते की वजह से चढ़ी थी और अब दादाजी की पोती चांग चेन के परपोते के हाथों मारी गई थी। पीढ़ियों से चला आ रहा ये खूनी हिसाब आज जड़ से चुकता होने वाला था। 6 सुनहरे पंख फैले और दादाजी आसमान को चीरती हुई एक सुनहरी बिजली की तरह तियांदो सिटी के मलबे से सीधे हाउतियान सेक्ट की तरफ उड़ चले। उधर सोल सिटी में बैठकर जब मैंने देखा कि सिस्टम के पॉइंट्स फिर से तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं तो मैं समझ गया, दादाजी ने बाहर कोई ऐसा गदर काटा है जिससे पूरा कॉन्टिनेंट हिल गया है। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही वो हाउतियान सेक्ट में कदम रखेंगे चांगसान का बचा कुचा आखिरी जमीनी सहारा भी राख में मिल जाएगा। तियांदो सिटी को एक ही झटके में भस्म करने के बाद दादाजी ने जरा भी सांस नहीं ली। वो सीधे समंदर पारसी गॉड आइलैंड नहीं गए, क्योंकि चांगसान के खानदान से 3 पीढ़ियों पुराना हिसाब बराबर करना बाकी था। सालों पहले चांग चेन और दादाजी को दुनिया के 3 सबसे बड़े लेजेंडरी डोलुओं में गिना जाता था। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, भाईचारे जैसा रिश्ता था। पर चांग चेन के पोते चांग हाओ की वजह से दादाजी का इकलौता बेटा छियान शुंजी मारा गया और अब चांग चेन के परपोते चांग सान ने छियान रेनक्सुए की जान ले ली थी। कम से कम दादाजी को तो यही लग रहा था कि क्रिस्टल ताबूत में पड़ी पोती मर चुकी है। बाप को चांग हाओ निगल गया, पोती को चांग सान ले डूबा। चांग फैमिली ने छियान फैमिली का चिराग ही बुझा दिया था। दादाजी इस दर्द को कैसे भूल जाते। जब चांग चेन गॉड बनने का जरिया ढूंढने सेक्ट छोड़कर निकल रहा था तो उसने दादाजी से एक वादा लिया था, जब तक तुम जिंदा हो, चाहे मैं वापस आऊं या ना आऊं, तुम हाउतियान सेक्ट की विरासत को पूरी तरह खत्म नहीं करोगे। दादाजी ने इतने सालों तक उस वादे की कसम निभाई थी। चांग हाओ की वजह से बेटा खोने के बाद भी दादाजी के पास इतनी पावर थी कि वो पूरे हाउतियान सेक्ट को मसल देते, पर उन्होंने सबको माफ करके बस उन्हें पहाड़ों में छिपकर सील होने की छूट दी थी। पर आज दादाजी को समझ आ गया था कि उनका वो वादा एक घटिया मजाक बनकर रह गया। उन्होंने चांग हाओ को छोड़ा, सेक्ट को बख्श दिया, और बदले में क्या मिला? चांग सान बड़ा होकर आया और उसने छियान फैमिली की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। जब सामने वाले बार बार हद पार कर रहे हों तो पुराने वादों को चूल्हे में झोंक देना ही सही होता है। हाथ में एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड थामे दादाजी मील का सफर तय करके हाउतियान सेक्ट के मेन गेट के ठीक ऊपर हवा में आ खड़े हुए। दुनिया का कभी नंबर 1 रहने वाला हाउतियान सेक्ट जब से सील हुआ था, पहाड़ों की ऐसी गहराइयों में छिपा था जहां आम बंदा पहुंच भी न सके। पर 99वें लेवल के लेजेंडरी डोलुओं के सामने ये छुपम छुपाई कोई मायने नहीं रखती थी। हवा में खड़े होकर दादाजी ने नीचे बने आलीशान सेक्ट को देखा और उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। हाउतियान सेक्ट जब चूहे की तरह छिप ही गए थे तो ताउम्र बिल में ही रहते। बार बार सोल हॉल से उंगली करने की क्या सूझी तुम्हें? चांग सान को मेरी रेनेक्सुए का बरसों का प्लान बर्बाद करने क्यों भेजा? उसे मेरी पोती पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? चांग हाओ को जिंदा छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और आज मैं अपनी वही भूल सुधारने आया हूँ। दादाजी सीधे मेन गेट के सामने उतरे। गार्ड ड्यूटी पर तैनात हाउतियान सेक्ट के 2 चेले तुरंत हथियार लेकर आगे बढ़े। दोनों 6 रिंग वाले सोल एम्परर थे, आम दुनिया के हिसाब से तगड़े सुरमा।
पर जब उनका सामना दादाजी से हुआ तो उनकी टांगें कांपने लगीं। ऐसा भयानक खौफ तो उन्होंने 10 लाख साल वाले सोल बीस्ट के सामने भी महसूस नहीं किया था। खतरा सामने दिख रहा था, पर हाउतियान सेक्ट के घमंड में वो अकड़ कर बोले, रुक जा, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, ये हाउतियान सेक्ट की सरजमीन है। दादाजी ने उनकी बात सुनी, एक ठंडी सांस भरी और बोले, हाउतियान सेक्ट, आज से इस नाम का वजूद ही खत्म है। दोनों गार्ड्स ने तुरंत अपने हाउतियान हैमर समन किए और एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े, पर अभी उनकी सोल पावर पूरी तरह बाहर भी नहीं आई थी कि दादाजी की तलवार की एक सुनहरी चमक उनके सामने से गुजर गई। दोनों 6 रिंग वाले सोल एम्प्रोर बिना एक वार किए वहीं ढेर हो गए। गार्ड्स को रास्ते से हटाते ही दादाजी ने अपनी पूरी की पूरी 99वें लेवल की लेजेंडरी डोलुओ वाली पावर रिलीज कर दी। बूम! हजारों सालों से शांत पड़ा ज्वालामुखी जैसे अचानक फट पड़ा हो। हाउतियान सेक्ट के मेन गेट के सामने धरती फट गई, आलीशान महल थरथरा उठे और पूरी पहाड़ी की नस नस कांप गई। सेक्ट के नॉर्मल चेले खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, सब घुटनों के बल नीचे गिर गए। जिनकी पावर कम थी वो तो उस खौफनाक दबाव से ही खून की उल्टी करने लगे। इतना भयानक बवंडर देखकर सेक्ट के सारे बड़े सुरमा दहल उठे। सेक्ट मास्टर चांग शियाओ अपने 6 टाइटल डोलुओ एल्डर्स को साथ लेकर भागता हुआ मेन गेट की तरफ आया। 7 टाइटल डोलुओ, ये हाउतियान सेक्ट की वो आखिरी और सबसे तगड़ी आर्मी थी जो उनके पास बची थी। और चांग शियाओ खुद 97वें लेवल का सुपर डोलुओ था, जो पूरी दुनिया में उंगलियों पर गिने जाने वाले सुरमाओं में आता है। वो सब गुस्से में तिल मिलाते हुए आए थे। उन्हें लगा कि सेक्ट सील होने का फायदा उठाकर कोई ऐरा गहरा नंबर 1 सेक्ट की अकड़ ढीली करने आ गया है। पर जैसे ही चांग शियाओ की नजर दादाजी पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा बर्फ की तरह जम गया। छियान दोलियू, वही बंदा जो उनके दादा चांग चेन का जिगरी दोस्त था, आसमान का बेताज बादशाह, 99वें लेवल का लेजेंडरी डोलुओ, आज खुद उनके दरवाजे पर खड़ा था। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि दादाजी के सफेद कपड़े खून से लथपथ थे और हाथ में थमी एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड से टप टप खून गिर रहा था। उनके अंदर से कोई गॉडली शांति नहीं, बल्कि दम घोंटने वाली खौफनाक कातिलाना सनक निकल रही थी। हाउतियान सेक्ट के सबसे बड़े एल्डर ने तुरंत पुराने दिनों का पासा फेंका। उसने चांग चेन और दादाजी के बीच का वादा याद दिलाते हुए कहा, चांग चेन, दादाजी जिंदा हो या मर चुके हों, आप सोल हॉल वाले हाउतियान सेक्ट की विरासत मिटाने की कसम नहीं तोड़ सकते। दादाजी ने ठंडी सांस भरी और माना, हाँ, वो वादा था और मैंने दशकों तक उसे निभाया भी, पर मैंने वादा निभाया और तुम लोगों ने मुझे बदले में क्या दिया? चांग हाओ ने मेरे बेटे छियान शुंजी को मार डाला और अब चांग सान ने मेरी पोती छियान रेनक्सुए की बलि ले ली। तुम हाउतियान सेक्ट वाले बार बार सोल हॉल से भिड़ते हो और बार बार मेरे अपनों को मुझसे छीन लेते हो। ये सुनकर चांग शियाओ को गुस्सा आ गया। वो अकड़ कर बोला, गलती पहले सोल हॉल की थी। तुमने चांग हाओ और 10 लाख साल वाली ब्लू एम्परर ग्रास पर हमला किया था। हम तो विक्टिम हैं। और रही बात आपके बेटे की, उसने 10 लाख साल की सोल रिंग पाने के चक्कर में अपनी जान गंवाई थी। और रही बात चुकता करने की, चांग शियाओ चिल्लाया, हमने अपना सेक्ट सील कर लिया, चारों अलाइड सेक्ट्स का साथ छोड़ दिया, अपनी सालों की इज्जत मिटा दी। क्या ये सब पुराना हिसाब बराबर करने के लिए काफी नहीं था? दादाजी अचानक जोर जोर से हंसने लगे। हंसी रुकते ही उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, तुम गलत फहमी में हो चांग शियाओ। मैं यहाँ अपने बेटे का पुराना हिसाब बराबर करने नहीं आया हूँ। वो पन्ना मैं बरसों पहले बंद कर चुका था। आज मैं यहाँ नई खूनी उधारी वसूलने आया हूँ, अपनी पोती के खून का बदला। छियान रेनक्सुए मर चुकी है। ये शब्द सुनते ही चांग शियाओ और छो एल्डर्स के पैर तले जमीन खिसक गई। छियान शुंजी पहले ही मर चुका था और छियान रेनक्सुए छियान फैमिली की आखिरी वारिस थी। अब वो भी चली गई, यानी 10,000 साल पुरानी 6 विंग्ड एंजल की पूरी नस्ल ही खत्म हो गई। एक ऐसा 99वें लेवल का लेजेंडरी डोलुओ, जिसने पहले अपना बेटा खोया, फिर अपनी इकलौती लाडली पोती खो दी, और जिसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा। वो बंदा किस हद तक तबाही मचा सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। बड़ा एल्डर घबराकर सफाई देने लगा, हम तो बरसों से पहाड़ों में सील हैं, हमारे किसी चेले ने बाहर कदम तक नहीं रखा। छियान रेनक्सुए की मौत से हाउतियान सेक्ट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दादाजी ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने बस एक सीधा सवाल दागा, चांग सान, क्या वो हाउतियान सेक्ट का बंदा है? चांग शियाओ ने बिना सोचे समझे तुरंत छाती ठोक कर कह दिया, हाँ, चांग सान हमारे हाउतियान सेक्ट का असली वारिस है। ये सुनते ही बड़े एल्डर का कलेजा मुंह को आ गया। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। जब एक 99वें लेवल का सन की राक्षस हाथ में खून से सनी तलवार लेकर चांग सान का नाम पूछ रहा है, तो कोई बेवकूफ ही होगा जो सीना ठोक कर रिश्ता कबूलेगा। चांग शियाओ ने खुद अपने हाथों से सेक्ट का कफन सिल दिया था। दादाजी के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। मतलब निशाना बिल्कुल सही लगा है, मेरी रेनेक्सुए चांग सान के हाथों ही मारी गई है। मैं यहाँ कोई लॉजिक सुनने या सबूत ढूंढने नहीं आया हूँ,
मैं बस अपनी पोती के कातिल के खानदान को मिटाने आया हूँ। पर असली मजाक तो ये था कि चांग सान बाहर इतना बड़ा कांड करके छियान दोलियू जैसे राक्षस को हाउतियान सेक्ट के दरवाजे पर छोड़कर खुद अपने बाप चांग हाओ के साथ मजे से समंदर पार सी गॉड आइलैंड भाग चुका था। उसने सेक्ट को एक मैसेज तक नहीं भेजा था कि बाहर क्या रायता फैला आया है। ये बात समझते ही सातों एल्डर्स का रंग पीला पड़ गया। सालों पहले बाप चांग हाओ ने सोल हॉल से पंगा लिया तो पूरे सेक्ट को पहाड़ों में छुपकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अब बेटे चांग सान ने उससे भी बड़ा कांड कर दिया। सोल हॉल के सबसे बड़े सुरमा की इकलौती पोती को ही निपटा दिया। छियान दोलियू का पूरा खानदान साफ कर दिया और खुद पापा का हाथ पकड़कर सी गॉड आइलैंड रफू चक्कर हो गया। हाउतियान सेक्ट को खबर तक नहीं थी कि चांग सान बाहर क्या गुल खिला रहा है और यहाँ 99वें लेवल का सन की लेजेंडरी डोलुओ उनकी गर्दन पर तलवार रखे खड़ा था। चांग शियाओ मन ही मन चांग सान को गालियां दे रहा था। कमीने चांग सान, बाहर क्या रायता फैलाकर आया है तू? छियान दोलियू की पोती को मारने की क्या जरूरत थी? और जब इतने बड़े राक्षस से पंगा ले ही लिया था तो सेक्ट को एक वार्निंग तो दे देता। पहले बाप पूरे सेक्ट को ले डूबा, अब बेटा पूरी नस्ल मिटाने आया है। बाकी एल्डर्स तो खुलेआम चांग हाओ और चांग सान को सेक्ट का अपनौती घोषित कर रहे थे। बाप ने सेक्ट को सील करवाया, बेटे ने सेक्ट के नाम का कफन बांध दिया, खुद कांड करके भाग गए और पूरे सेक्ट को बलि चढ़ाने के लिए छोड़ दिया। अगर आज वो जिंदा बच जाते तो सबसे पहले चांग हाओ और चांग सान की चमड़ी उधेड़ते। पर उन्हें भी पता था कि आज यहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन था। दादाजी साफ कह चुके थे कि जो वादा उन्होंने दशकों तक निभाया वो आज खत्म हो चुका है। उनका बेटा मर गया, उनकी सबसे लाडली पोती मर गई, एंजल गॉड का वारिस खत्म हो गया। अब उनके इस घटिया दुनिया में जीने की सिर्फ एक ही वजह बची थी, तबाही, बदला। चांग शियाओ ने आखिरकार फालतू की दलीलें देना छोड़ दिया और उसने बाकी 6 एल्डर्स को तुरंत हाउतियान फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर दिया। 7 टाइटल डोलुओं ने एक साथ अपने अपने हाउतियान हैमर समन किए। 7 विशाल हथौड़े आसमान में चमक उठे। चांग शियाओ इस फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा हुआ और अपनी 97वें लेवल के सुपर डोलुओं की पूरी पावर बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर उड़ेल दी। बाकी 6 एल्डर्स ने अपने अपने स्पॉट संभाले और अपनी पूरी ताकत चांग शियाओ के अंदर ट्रांसफर करने लगे। हाउतियान फॉर्मेशन हाउतियान सेक्ट का सबसे तगड़ा ब्रह्मास्त्र था। यह कई हथौड़ाधारियों की पावर को कई गुना बढ़ाकर एक साथ किसी पर भी दाग सकता था। उनके हिसाब से छियान दोलियू भले ही 99वें लेवल पर क्यों न हो, आखिर हैं तो इंसान ही। अगर सातों सुरमा फॉर्मेशन के साथ हमला करेंगे तो दादाजी को हार न भी सही, भारी नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। पर बड़ा एल्डर अभी भी एक आखिरी कोशिश कर रहा था। छियान दोलियू, जो भी कांड चांग सान और चांग हाओ ने किए हैं उनके बारे में सेक्ट में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं चाहते। अगर आप अभी यहाँ से लौट जाएं तो बात यहाँ संभाल ली जाएगी। दादाजी को यह बात सुनकर सिर्फ हंसी आई। हाउतियान सेक्ट का सबसे तगड़ा बंदा 97वें लेवल पर अटका था और बाकी 6 एल्डर्स बस अभी अभी टाइटल डोलुओ बने थे। इन सातों की औकात भी नहीं थी कि वो तय कर सकें कि उन्हें दादाजी से दुश्मनी रखनी है या नहीं। सालों पहले चांग चेन ने दादाजी को आधे पॉइंट से हरा दिया था क्योंकि दादाजी ने एंजेलिक सोल का सबसे बड़ा फायदा यानी आसमान में उड़ने की ताकत छोड़ दी थी और जमीन पर आकर चांग चेन के हाउतियान हैमर से सीधे भिड़े थे। पर चांग शियाओ कोई चांग चेन नहीं था और ये 6 एल्डर्स 99वें